क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ेंगे आज जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज में देखेंगे हम कि सॉलिड वेस्टेज क्या होते हैं, लैंडफिल्स क्या होते हैं, ई वेस्टेज क्या होते हैं, फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्स क्या है। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है और जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। लेकिन कुछ जनरल अवेयरनेस वाली चीजें हैं उसको हमें दिमाग में रखना है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि भारत 6 नॉर्म्स के बारे में हमको पता होना चाहिए के, तो कुछ चीजें वो लेक्चर में जो इंक्लूड की गई बेटा वो दिमाग में रखिएगा के। तो डेटा यदि कहीं पे एनसीईआरटी में कोई आंकड़ा डेटा दे रखा है तो वो दिमाग में रहना चाहिए हमारे, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर में आप प्लीज ना डीपीएस को मिस मत करना। मैं कह रहा हूं इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 99% क्वेश्चन डीपीएस से ही आएगा, इसलिए प्लीज ना डीपीएस को मिस नहीं करना है। लेक्चर को ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, एनसीईआरटी पास करना है। यानी आपका ध्यान बहुत ज्यादा नोट करने के बजाय एनसीईआरटी पर रहना चाहिए, लेक्चर के कंटेंट पर रहना चाहिए। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बेटा इकोलॉजी, और इकोलॉजी में बिल्कुल आखिरी हिस्से में हमें जो कि है इन्वायरमेंटल इश्यूज के। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज में बेटा अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, ठीक है ना। फिर हमने जो है वो यूरो नॉर्म्स के बारे में बात किया, भारत स्टेज नॉर्म्स के बारे में बात किया कि BS4 क्या है, BS6 क्या, उसको देखा हमने। फिर ये भी देखा हमने कि कैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाने पर जो है वो दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, ठीक है। ये सब देखा हमने। फिर हमने देखा वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा हमने देखा कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, उसका सीवेज के साथ में क्या कनेक्शन होता है, उसको भी देखा हमने, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे जो है वो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करूंगा, उसके आपको आंसर कमेंट में लिख भेजने हैं, और फिर लेक्चर में हम आगे बेटा कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है बेटा कि आपको बताना है कि एनी 5 के, कोई भी 5 के, एनी 5 वाटर बॉर्न डिजीज के ऐसी 5 बीमारियों के नाम बताइए जो संदूषित जल से होती हैं, कॉन्टामिनेटेड वाटर से होती हैं। तो आपको बताना है कोई भी 5 बीमारियों के नाम बताना है जो वाटर बॉर्न डिजीज हैं, और उनके कॉजेटिव एजेंट के नाम भी बताना है कि किससे होती है बेटा कॉजेटिव एजेंट, किस बैक्टीरिया से होती है, किस वायरस से होती है, किस प्रोटोजोआ से होती है, वो भी बताना है आपको, ठीक है। तो कोई भी आपकी चॉइस है। यदि आप एनसीईआरटी में दी गई बीमारियों के को बताएंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, लेकिन यदि आप कोई भी 5 बीमारियां आप याद दिमाग में रखें कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं बोल देता हूं आपको, मैंने बोला टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। तो आपको ऐसे 5 बीमारियों के नाम बताना है कि हो सके तो टाइफाइड को हटा दीजिएगा उसमें से, है ना। तो कोई भी 5 वाटर बॉर्न डिजीज और उनके पॉजिटिव एजेंट के बारे में आपको बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस फिनोमिना को गौर से देखिए। हमने देखा यहां पे कि एक के बाद एक के, यानी इसे खाता है ये वाली मछली, इस मछली को ये वाली मछली खाती है, कि लगातार केमिकल का लेवल, लगातार जो है वो टॉक्सिक केमिकल का लेवल जो है वो, लगातार टॉक्सिक केमिकल का लेवल जो है हाईएस्ट, जो फूड चेन में जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर होता है उसके अंदर लगातार टॉक्सिक केमिकल का लेवल बढ़ता चला जाता है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमिना जिसमें कि एक के बाद एक रिपीटेड ईटिंग करने पर फूड चेन के अलोंग टॉक्सिक केमिकल का लेवल टॉप कॉर्निवोर में सबसे अधिक होता है। उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ये आपको बतलाना, नाम बताना उस फिनोमिना का। समझ गए बेटा, ठीक है। चलिए फिर एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन आज का, आपको बताना है मिनीमाटा डिजीज का संबंध किस प्रकार के टॉक्सिन से, यानी किस प्रकार के टॉक्सिन से, किस तरह का वो टॉक्सिन होता है जिससे कि मिनीमाटा बीमारी होती है, ठीक है। क्लियर।
तो पिछली क्लास में हमने जहां बात खत्म की थी कि हमने कहा था कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए जो है वो एक बड़ी मिसाल बनके उभरा है अर्काटा मार्स, ठीक है। अर्काटा मार्स जो है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको तैयार किया गया था वास्तव में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लान के चलते, ठीक है। देखिए क्या होता है कि हर बड़े शहर में बहुत सारा वाटर ऐसा होता है जो वेस्ट वाटर है, जिसका इस्तेमाल जिसको ट्रीट करना पड़ता है, जो शहर के इस्तेमाल के बाद आया वाटर होता है, तो उसको जनरली हम नदियों में डाल देते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। तो अब क्या किया कि अमेरिका में कुछ लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसको कहा गया फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्स कहा गया, फॉर्म कहा गया, और उसने क्या किया, उसने जो है वो इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी उसने जो है जो वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लांट को भी उन्होंने एक सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देखते हैं कैसे किया उन्होंने। देखिए तो एक केस स्टडी है ये इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की। तो मतलब इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट का मतलब ये हुआ बेटा कि आप जो अवशिष्ट जल है, जो वेस्ट वाटर है, उसको आप ट्रीट तो कर ही रहे हो, साथ में आप उसके दूसरे बेनिफिट्स भी उठा रहे हो आप उसके के, और साथ में आप क्या कर रहे हो, एक ऐसा जगह डेवलप कर रहे हो, एक ऐसा स्थान डेवलप कर रहे हो जहां पे टूरिस्ट भी आते हो और जहां पर जो है लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस भी होती है, इन्वायरमेंट के बारे में। देखिए वेस्ट वाटर में क्या शामिल है, इट इंक्लूडिंग सीवेज कैन बी ट्रीटेड इन इंटीग्रेटेड मैनर बाय यूटिलाइजिंग मिक्स ऑफ आर्टिफिशियल नेचुरल प्रोसेस के। देखिए जब हम कभी अवशिष्ट जल का उपचार करते हैं तो देखो एक बात आपने ध्यान दी होगी कि हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो कैसे काम करते हैं। तो एक काम कीजिएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर बायोमेंटस ऑनलाइन फिल्म्स का एक मूवी है, 8 या 10 मिनट का मूवी है, उसमें पूरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कैसे करता है उसको वहां पर बताया गया है। तो उसका जो उसका लिंक है, मूवी का लिंक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, तो आप वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाली मूवी को जरूर देखिएगा एक बार के। जिन बच्चों ने यदि नहीं देखा है उसको, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है उसमें हमने उस मूवी को तैयार किया, उसी रेफरेंस में हमने, तो उसको जरूर देखिएगा बेटा। दूसरा क्या है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम क्या करते हैं, हम जो है वो पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, छानते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन टैंक का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोब का यूज करते हैं। तो वो एक के बाद एक सीरीज में हम वहां पे ऐसे जो है सीवेज वाटर को ट्रीट करते हैं। और मैंने पिछली बार आपसे कहा भी था कि जिस वाटर में जितना अधिक सीवेज कंटेंट होगा उसका बीओडी उतना अधिक होगा, उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उतना अधिक होगा, क्योंकि माइक्रोब अंदर ग्रो करेंगे, दे नीड मोर एंड मोर ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर क्या किया हमने कि यहां पर भी जो है वो इस केस के स्टडी के अकॉर्डिंग हम बात करें यहां पे, तो यहां पर भी वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट का सीवेज से, जो पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर था, जो शहर से निकलने वाला जो अवशिष्ट जल था, उसके अंदर सीवेज भी प्रेजेंट था, उसको भी इंटीग्रेटेड मैनर में उसको ट्रीट किया गया। यहां पर आर्टिफिशियल नेचुरल प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और ये एग्जाम्पल कहां का, ये एग्जाम्पल है टाउन ऑफ अर्काटा के, जो नॉर्थन कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया के, अमेरिका में जो है वो जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो स्टेट है कैलिफोर्निया, उसके उत्तरी कोस्ट पर एक छोटा सा टाउन है अर्काटा के। तो अर्काटा टाउन जो है वो पूरी दुनिया में इस मेथड के कारण फेमस हो गया के। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोलैबोरेटिंग विद बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, द टाउन पीपल क्रिएटेड एन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विद इन नेचुरल सिस्टम के। क्या हुआ कि जो अर्काटा टाउन थे, वहां के जो लोगों ने कहा कि भाई वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हमारे एरिया के आसपास होता है, तमाम कैलिफोर्निया से भी जो वेस्ट वाटर निकलता है ना, वो इनके एरिया में आकर जो ट्रीट होता है। तो इन्होंने कहा एक तो हमारे टाउन का वेस्ट वाटर भी यहां पर जाता है, फिर कैलिफोर्निया के अलग अलग हिस्सों से जो वेस्ट वाटर था वो भी यहां ट्रीट होता है, तो इसको कैसे ऐसा किया जाए कि इस वेस्ट वाटर के कारण ना तो हमें परेशानी हो और इसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर हो सके। तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने जो है वो हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जो है बायोलॉजिस्ट थे, उनसे उन्होंने कोलैबोरेशन किया, उनसे उन्होंने सलाह ली कि कैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इस चाहते ये हैं कि लोग ऐसा ना समझें कि अर्काटा के आसपास में गंदगी का ढेर है, गंदा पानी वहां ट्रीट होता है, बदबू आती है उस पानी से, ऐसा ना लोग ना समझें। हम यहां रहते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो हम चाहते हैं यहां पर ऐसा हो कि बल्कि टूरिस्ट प्लेस बन जाए वो। किसी ने सोचा। और आपको बता दो मिनट के, कई बार क्या होता है, कई बार आप जो है बुरी चीजों में से बेहतर अवसर निकाल लेते हैं, तो वैसे यहां के लोगों ने किया। अब यहां पे क्लीनिंग को जो है 2 स्टेज में किया गया। अब बायोलॉजिस्ट ने इनको सलाह दिया और उन्होंने क्या किया, पूरा क्लीनिंग प्रोसेस को उन्होंने 2 स्टेप में जो है वो कन्वर्ट किया। नंबर 1, पहला स्टेप तो बड़ा नॉर्मल प्रोसेस होता है जो हर जगह अप्लाई करते हैं, कि जैसे जो है वो द कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट आर गिवन के, मतलब जो भी पहले छाना गया उसको फिजिकल इंप्योरिटीज को अलग किया गया, तो वेस्ट वाटर को छाना गया तो बड़े बड़े जो बड़े साइज के जो वेस्टेज थे वो अलग हट जाते हैं। उसके बाद सेडिमेंटेशन किया गया,
गया तो जो उसके अंदर रेत या धूल होती है वो सेडिमेंटेशन सेटलिंग टैंक में नीचे बैठ जाती है। ये सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के दौरान। तो सेटलिंग टैंक में नीचे बैठ जाती है। फिर इफ्लुएंट को क्या करते हैं, इफ्लुएंट को हम जो है वो उसको फिल्टर करके हम जो है आगे क्लोरीन ट्रीटमेंट देके आगे उसको हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। लेकिन इस सबको करने के बावजूद के लॉट्स ऑफ डेंजरस पॉल्यूटेंट लाइक डिसॉल्व हैवी मेटल्स स्टिल रिमेन, कई सारे खतरनाक पॉल्यूटेंट जैसे कि जो मरकरी है, जो आयरन है, जो कैडमियम है, वो पानी में से निकलता नहीं है, वो वाटर के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इससे निपटने के लिए कि ऐसे टॉक्सिक केमिकल जो वेस्ट वाटर के अंदर अभी भी प्रेजेंट है उन्हें हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या इन्होंने जो है वो एक प्रकार से बायोलॉजिस्ट की हेल्प ली। इसके इन्होंने कहा, पूछा बायोलॉजिस्ट से कि भाई आप हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो बायोलॉजिस्ट ने बताया कि देखो भाई ऐसा है कि जो तुम्हारे यहां पे जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो सेडिमेंटेशन हो रहा है, जो क्लोरीनेशन हो रहा है, उसके बावजूद जो है वो उस वाटर का सैंपल जब लेबोरेटरी में ले जाया गया तो मालूम चला उसमें मरकरी के टॉक्सिन के भी प्रेजेंट है, उसके अंदर कैडमियम के टॉक्सिन भी प्रेजेंट है, आयरन टॉक्सिन के टॉक्सिक फॉर्म में प्रेजेंट है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो अभी जो है प्रॉपर ट्रीट नहीं हुआ, लेकिन एक काम कर सकते हैं, जो प्लांट्स होते हैं यदि हम जो है इंटरकनेक्टेड जो है वो ऐसी झीलें बनाएं जहां पर वाटर कुछ समय रुके, और प्लांट क्या होते हैं, कई बार प्लांट इन टॉक्सिक केमिकल को भी एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में रखते हैं, तो ये वाटर जो है वो वाटर आगे जाकर जो है, क्योंकि प्लांट को ये टॉक्सिक केमिकल नुकसान नहीं करते, ये सब न्यूरोटॉक्सिन है। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स आर न्यूरोटॉक्सिन, वो एनिमल को डैमेज करते हैं। तो उन्होंने कहा यदि ऐसा करेंगे तो प्लांट्स जो है वो केमिकल्स को अपने पास रख लेंगे और इससे वाटर जो है वो उसके टॉक्सिक लेवल काफी कम हो जाएगा, ठीक है। The biologist develop a series of 6 connected Marses के, तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने जो है वो 6 दलदली भूमि तैयार की जहां पे पानी कुछ समय रुका रहता है, वैसे मार्सेस को तैयार किया उन्होंने। और तकरीबन ये कुल 60 हेक्टेयर का 60 हेक्टेयर के आसपास का पूरा मार्सलैंड तैयार किया गया, जिसमें कि 6 कनेक्टेड मार्स थे, 6 ऐसे मार्शी एरिया थे। मार्स मतलब होता है बेटा ऐसा हिस्सा जहां पे पानी काफी लंबे समय तक रुका रहता है, यहाँ पे, ठीक है, दलदल टाइप का हिस्सा होता है, वो उन्होंने तैयार किया, और उसमें कई मार्शी प्लांट बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं। Appropriate plant, algae, fungi, bacteria were seeded into this area के, इस एरिया में क्या किया उन्होंने, इस आर्टिफिशियल दलदल को बाकायदा वहां पे 6 कनेक्टेड मार्सेस को तैयार किया 60 एकड़ के लैंड में। वहां पे उन्होंने एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, एप्रोप्रिएट प्लांट जो मार्शी लैंड में उग सकते हैं उनको उन्होंने वहां पर ग्रो कराया के। अब इन्होंने क्या किया, इन प्लांट ने जो है कई टॉक्सिक केमिकल को न्यूट्रलाइज कर दिया, कई को एब्जॉर्ब कर लिया, कई प्लांट की बॉडी के अंदर चले गए वोट के। तो उससे क्या हुआ कि पॉल्यूटेंट का लेवल, जो टॉक्सिक केमिकल पानी के अंदर प्रेजेंट थे, वो काफी हद तक कम हो गए, बल्कि हट ही गए वोट के। हेंस द वाटर फ्लोज थ्रू द मार्सेस गेट प्यूरिफाइड नेचुरली के। अब देखिए यहां पर इन केमिकल को हटाने के लिए ना तो बिजली का इस्तेमाल किया गया, ना यहां पर जो है वो कोई केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया, सिंपली नेचुरली वो वाटर वहां से निकला, मार्शी एरिया में वाटर गया, वाटर वहां प्रेजेंट रहा, पौधों ने क्या किया, उस वाटर में से उन्होंने टॉक्सिक केमिकल को कम करना शुरू किया, बैक्टीरिया ने, एल्गी ने, फंजाई ने, और ये वाटर धीमे धीमे क्या हुआ कि चूंकि वाटर का लगातार एक इनफ्लो है, तो मार्स में से वाटर धीमे धीमे बहता हुआ दूसरे मार्स तक जा रहा है, तो लगातार उस वाटर के धीमे धीमे फ्लो करने के कारण उसमें से केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल निकलते चले जा रहे होते हैं, ठीक है। देखिए आप, ये है अर्काटा मार्स का ही फोटोग्राफ है, देख रहे हैं आपके कनेक्टेड। हमने कहा कि इसे हम देखें यहां पे कि एक तो मैंने आपसे कहा कि एक तो क्या हो गया, एक तो जो है ये एक ये हो गया, ठीक है, एक, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, और एक इसके बैक साइड के, तो ऐसे 6 जो है वो ऐसे कनेक्टेड जो है वो मार्स स्प्रेड के। आप देख रहे हैं बारीक बारीक से आपको नालियां दिखाई पड़ रही है यहाँ पे आपको कि वाटर का फ्लो यहाँ से हुआ, ऐसा गया वाटर के, ये वाटर का फ्लो यहाँ से होगा, ठीक है। तो इंटरकनेक्टेड है ये, क्लियर। अब देखो इतना फेमस हुआ ये, इसका बाकायदा एक वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, आपके फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्स, जो सिविल सोसाइटी, जो यहाँ की सोसाइटी थी, यहाँ के लोग थे, जो यहाँ के लोकल पीपल थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप को नाम दिया उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्स, फोम कहते हैं इसको, के फोम कहा गया इस ग्रुप को, फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्स कहा गया। और ये वास्तव में वेटलैंड, वाइल्ड लाइफ, बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के सेंटर के रूप में इसको प्रमोट किया गया, के बाद में यूएसए गवर्नमेंट ने भी इसको फंडिंग किया, उसको सपोर्ट किया, पूरी दुनिया में ये फेमस हो गया कि कैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को यदि हम जो इस प्रकार से करते हैं तो किस प्रकार से वहां पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन सकती है। और चूंकि वहां पर प्लांट्स भी ग्रो कर रहे थे, तो धीमे धीमे बर्ड्स आने लगे, यहाँ पे पूरा एक इकोसिस्टम नया वहां पर डेवलप हो गया, ठीक है। The marshes also constitute a sanctuary, देखिए
मार्सेस में एक सेंचुरी को बनाया वहां पे विथ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ फिशेज, एनिमल्स, बर्ड्स दैट नाउ रिसाइड दैट के। अब वहां पर क्या हो गया, वहां पर जो है वो केवल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट नहीं होता यहाँ पे, बल्कि वो अपने आप में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई। वहां पे तमाम तरह की मछलियां, एनिमल्स, बर्ड्स, पूरा इकोसिस्टम एस्टेब्लिश हो गया। तो वहां पे नागरिकों का एक समूह, मैंने कहा ना आपसे कि सिटीजन ग्रुप कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्स आर रिस्पांसिबल फॉर अपकीप एंड सेफ गार्डिंग ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट के। तो वहां पर जो है वो, तो याद रखिए मैंने आपसे कहा ना कई बार जो है वो लोग यदि आपने डिसाइड कर लिया, कोई आपका गांव है, विलेज आप करके, आपकी ग्राम पंचायत ने डिसाइड किया कि देखो भाई ऐसा है कि बिजली की बड़ी प्रॉब्लम है, बार बार इलेक्ट्रिसिटी जाती है और हमको दिक्कत होती है, हम यहां पर सोलर लैंप्स को लगाएंगे। गांव की पंचायत ने डिसाइड किया और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया, लोगों ने कलेक्शन किया, सरकार से कोऑर्डिनेट किया, और यदि आपने सोलर गांव में आपने चौराहे पे 25-30 आपने सोलर लैंप लगा दिया, आपने सोलर लाइट लगी हुई है, दिन भर वो चार्ज होता है, रात भर लाइट मिलती है आपको, तो उसमें क्या है कि गांव में कई सारे केस होते हैं, सांप के काटने के केस होते हैं, स्नैक बाइट के केस होते हैं, रात के समय अंधेरे में लोग जा रहे होते हैं, बिच्छू काट सकता है, तो वो जो उजाला रहता है ना, उससे जाने किसको क्या फायदा होगा हम नहीं जानते, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप जो होते हैं ना, बड़े काम के होते हैं स्टेप। और ये यदि सिविल जो है वो नागरिकों का एक समूह, सोचिए ना कि वहां के लोकल लोगों ने, टाउन के लोगों ने सोचा कि यदि यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होगा तो बदबू आएगी, गंदा लोग समझेंगे, हम क्यों ना इसको सेंचुरी में कन्वर्ट कर दें। एक टूरिस्ट प्लेस बात है, आप देखिए वेबसाइट बकायदा लोग वहां पे रिजर्वेशन होता है यहाँ पे कि आपको जहां विजिट करना है तो आपका बकायदा नंबर लग के फिर आप वहां पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। एट ऑल दिस टाइम देखिए, अब चलिए अब ये मुद्दा तो हम खत्म, आगे बढ़ते हैं कि अब एक बात हो रही है कि हमारे दिमाग में एक बात हो रही है कि ऑल दिस टाइम वी हैव एज्यूम्ड दैट रिमूवल ऑफ वेस्टेज रिक्वायर वाटर द क्रिएशन ऑफ द सीवेज के। हमें हमेशा लगता है कि यदि हमको जो है वो वेस्टेज को साफ करना है, हटाना है वहां पे, तो उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। घर में भी साफ सफाई होती है, हम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। टॉयलेट के बाद भी फ्लश करते हैं, हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक हमारे दिमाग में कॉमन परसेप्शन है कि वाटर इज मस्ट फॉर टू क्लीन दी थिंग्स, ठीक है, और उससे सीवेज क्रिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे अधिक क्या होता है, ये हम जब एक बार में टॉयलेट को फ्लश करते हैं तो बड़ी मात्रा में वाटर जो है वो वेस्टेज सीवेज में कन्वर्ट होता है। हालांकि आज मार्केट में इतने अच्छे क्वालिटी के टॉयलेट शीट्स अवेलेबल है जो कम वाटर में हाई प्रेशर क्रिएट करके जो है वो वेस्टेज को वहां से हटाए थे शीट से, ठीक है। लेकिन यदि वैसे देखें तो वैसे जैसे वेस्टर्न शीट में क्या होता है कि वो एक बार आप फ्लश करते हैं, पूरा फ्लश करते हैं, तो उसमें जो है वो बड़ी मात्रा में वाटर वेस्ट होता है। इसीलिए आप देखेंगे जो अच्छी क्वालिटी के वेस्टर्न शीट होते हैं, जो हाई क्वालिटी के जगुआर वगैरह के अच्छी ब्रांड के जो टॉयलेट शीट होते हैं, उनमें दो तरह के बटन होते हैं। एक होता है बड़े अधिक मात्रा में वाटर को फ्लश करने के लिए, एक कम मात्रा में वाटर फ्लश करने के लिए, ठीक है। तो कई बार जैसे जो रूटीन में लोग टॉयलेट जाते हैं तो वो कम फ्लश वाले को यूज करते हैं, उससे क्लीनिंग हो जाती है, ठीक है। कई बार जो है अधिक फ्लश वाले की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी कंपनीज भी समझ गई इस बात को, लेकिन तब भी यह है कि कई जगह पर ऐसा है, यहां पे वाटर की बड़ी क्राइसिस है, वहां पर फ्लश के लिए वाटर अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां पे क्या किया जाए, तो अब प्रॉब्लम ये होती है वहां पे हमको टॉयलेट के डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बट वॉट इफ वाटर इज नॉट नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन वेस्ट लाइक एक्सक्रीटा के। अब मानव मल या ह्यूमन वेस्टेज को यदि हटाना है तो क्या करें, वाटर की रिक्वायरमेंट तो मस्त है वहां पे। तो अब क्या किया गया कि अब हम यहाँ अब जो है एक मॉडल तैयार किया गया केरल के अंदर, स्पेशली केरल में और श्रीलंका में, उसे कहा गया इको सैंड टॉयलेट्स के, उन्हें कहा गया इको सैंड टॉयलेट्स के। ये इको सैंड टॉयलेट ऐसे टॉयलेट होते हैं जहां पर फ्लश जो है वो नहीं होता है, वाटर वहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो जो है फ्लश करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती वहां पे, ठीक, उन्हें इको सैंड टॉयलेट्स कहा गया। आज यदि आप मुंबई एयरपोर्ट के अंदर, दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर, किसी भी एयरपोर्ट में आप जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट में, इनफैक्ट आप अमेरिका के किसी एयरपोर्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर अधिकांश जो टॉयलेट्स हैं उनमें जो है वो कई टॉयलेट जो है वो स्पेशली जेंट्स टॉयलेट के बारे में जानकारी है मुझे, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि वहां पर जो है वो उन्होंने उसको वाटर फ्री कर दिया उसको। उनके वहां पे इस तरह की एक प्लास्टिक शीट लगी होती है, जो प्लास्टिक शीट जो है वो यूरिन की स्मेल को आगे नहीं बढ़ने देती है और उसको डिटॉक्सिफाई, जो क्लीन कर शीट को ऑटोमेटिकली वो क्लीन करती है, देयर आर सम केमिकल ट्रीटमेंट्स आर देयर, और उससे क्या होता है कि बड़ी मात्रा में फ्लश, हर बार के फ्लश में वाटर बर्बाद नहीं होता है, ऐसा किया गया है। तो अब क्या केरला में जो है वो इस तरह के टॉयलेट्स को उन्होंने तैयार किया। अब देखिए
Well, this is already a reality. Ecological sanitation is sustainable system of handling human excreta using the dry composting toilet के। तो अब ऐसे टॉयलेट तैयार किए गए जिनको हम ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट कहते हैं, जहां पर जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है एक प्रकार से ह्यूमन वेस्टेज के डिस्पोजल का। और पर्पस इसका ये रखा गया कि ह्यूमन वेस्टेज को जो है वो इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि वो एक तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल को संदूषित ना करे, और जो सेप्टिक टैंक है वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल को उसको जो है वो प्रभावित ना करे, और उसी वक्त उस ह्यूमन वेस्टेज से जो है वो गैस प्रोडक्शन हो सके, बायोगैस के समान प्रोडक्शन हो सके, और उस प्रोडक्शन से जो है वो उसको फ्यूल के रूप में भी यूज कर सके। This is a practical, hygienic, efficient and cost-effective solution to human waste disposal. The key point is to note here is कि जो मुख्य मुद्दा वो ये नोट करना आपको कि in this composting method human excreta can be recycled into a resource। कि मैंने कहा ना आपसे कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटा को एक तो बगैर वाटर के आप क्लीन कर रहे हो, दूसरा इसके अलावा उसका इस्तेमाल आप वेस्टेज के रूप में नहीं कर रहे हो, उसका इस्तेमाल आप रिसोर्स के रूप में कर रहे हो, उसको आप एक नेचुरल फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर रहे हैं आपके, और आपको इससे क्या हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर पर आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इकोसन टॉयलेट्स को तैयार किया गया केरल में और श्रीलंका में के। देखिए है ना, ये एक न्यूज का जो हम देख रहे हैं कि जो है वो इंटरनेशनल न्यूज कवरेज है, उस इंटरनेशनल न्यूज कवरेज का मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं कि इकोसन टॉयलेट्स ट्रांसफॉर्म रूरल लाइफ के, ये बाकायदा खबर छपा है। और इस खबर ने जो है वो इसको इकोसैन का फुल फॉर्म होता है इकोलॉजिकल सैनिटेशन के। तो इकोसन टॉयलेट में बेटा जो इकोसन वर्ड है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, इस इकोसन वर्ड का फुल फॉर्म होता है इकोलॉजिकल सैनिटेशन टॉयलेट के। और इसने जो है केरल के अंदर कई सारे गांव के अंदर उन्होंने जो है वो रूरल लाइफ को चेंज किया है। लोग अब खुले में शौच नहीं करते हैं, खुले में गंदगी नहीं करते हैं, बड़ी मात्रा में वाटर का वेस्टेज वो नहीं करते हैं। और ऐसे टॉयलेट्स आज जो है वो फिलीपींस के अंदर भी खूब हो चुके हैं, श्रीलंका और केरल में तो ऑलरेडी थे ही सही, कंबोडिया फिलीपींस के अंदर भी हो चुके हैं। दिस इज वन ऑफ द फोटोग्राफ ऑफ द इकोसन टॉयलेट के। तो ये इकोसन टॉयलेट का हम फोटोग्राफ देख रहे हैं, गांव के अंदर तैयार किया गया। अदरवाइज तो गांव में क्या होता है कि लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो खुले में शौच करते हैं, और उससे कई सारी बीमारियां भी व्यक्ति को हो सकती हैं। ठीक है, देखिए दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द इकोसन टॉयलेट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इस टॉयलेट में एक बड़ा सा होल है, और ये होल से सीधा ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो सीधा एक बड़े से जो है वो नीचे हम बोल सकते हैं सैनिटरी टैंक के अंदर पहुंचता है, वहां पर वो धीमे धीमे डिकम्पोज होता है वो के। तो अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि ये केरल का पिक्चर है, इसमें दो टॉयलेट आजू बाजू क्यों बने हुए हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं आज भी, अभी भी मतलब मुझे समझने में कठिनाई है कि मतलब ऐसे कैसे, मतलब इतना फ्रेंडली कैसे हो सकता है। आई एम सरप्राइज, लेकिन ये कि शायद से एक रिजर्व होता होगा, एक यूज करते होंगे, वॉट एवर द रीजंस, पर दीज आर द रियल फोटोग्राफ्स ऑफ द इकोसन टॉयलेट्स प्रेजेंट इन दी केरला के। ठीक, अब तो ये तो हमने बात की बेटा इकोसन टॉयलेट्स की। तो इकोसन टॉयलेट्स क्या होते हैं, इकोलॉजिकल सैनिटेशन, यहाँ पे बगैर वाटर के जो है हम ह्यूमन एक्सक्रीटा को भी रिसोर्स के रूप में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब चलिए ये तो बात खत्म हुई, यहां पर हमारी बात खत्म होती है किस चीज को लेकर, यहां पर बात खत्म होती है कि वाटर पॉल्यूशन और सीवेज पॉल्यूशन की बात यहां पे खत्म होती है कि वाटर के पॉल्यूशन के ऊपर हमने बात खत्म किया, कितने पॉइंट हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अब एक सबसे बड़ी समस्या जो आपको हर मेट्रोपॉलिटन शहर में देखने मिल जाएगी, आपको सड़क के किनारे आपको कचरे के ढेर मिल जाएंगे। इस तरह के का आपने अपने आसपास में दिया, अपने घर से बाहर निकलेंगे, मैं ज्यादा आपसे बोलता हूं, अपने घर से बाहर निकलेंगे आप और केवल आपसे क्लियर कर दूं आपके, यदि आप इंदौर में रहते हैं, यदि आप इंदौर में रहते हैं तो आपको यह सीन देखने नहीं मिलेगा। मेन सिटी के अंदर तो आपको सीन देखने नहीं मिलेगा इंदौर में, इनफैक्ट भोपाल के अंदर देखने आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कारण यह है कि इंदौर और भोपाल जो है हमारे कंट्री के सबसे साफ शहरों में से एक है, इंदौर नंबर 1 पर है। तो अब बात इतनी सी है कि ये जो कचरे के ढेर, और आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट मुंबई, अरे मुंबई में जहां हमारा ऑफिस है, ये प्राइम लोकेशन है मुंबई का, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी के, इट इज बेसिकली हार्ट ऑफ द, समझ लीजिए कि जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है, ऐसी मुंबई के अंदर बीकेसी है। बीकेसी इज वन ऑफ द प्राइम लोकेशन इन कंट्री। वहां पर हमारा ऑफिस है, कॉर्पोरेट पार्क में ऑफिस है। हमारे ऑफिस से बाहर निकल के थोड़ा सा 100 कदम आगे जाएंगे, कचरे का एक बड़ा ढेर देखने मिलेगा, और इतना अभियान चलाने के बावजूद कचरा सरकार कई बार साफ करवाती है, फिर उतना ही कचरा हो जाता है। लोगों को भी अवेयरनेस नहीं, लोग चाहते भी नहीं कि वो कचरा हट जाए, उनको लगता है सुविधा जाके यहीं कचरा डाल दो। पता नहीं क्या मानसिकता है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि कोई आदमी जो है एक भाई हर काम जो है वो सरकार कैसे कर सकती है जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए आप ये कचरे के नहीं, ये आपको कहीं भी, आपको जो है किसी भी नदी के किनारे कहीं ना कहीं आपको इस तरह के सीन देखने मिलेंगे शहर में, और ये है सॉलिड वेस्टेज। ये सबसे बड़ा खतरा ये भी है, इसे बोलते हैं सॉलिड वेस्टेज कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू द इन्वायरमेंट के।
देखिए सॉलिड वेस्टेज का मतलब क्या है, जो कुछ भी हम फेंक देते हैं, देखिए मतलब हमने बिस्किट का पैकेट लिया, पैकेट खोला, हमने बिस्किट खाया, हमने पैकेट का जो जो ऊपर का रैपर है, कवर है, वो फेंक देंगे हम, है ना। बाजार से हम कुछ भी खाने पीने का सामान लेके, मान लीजिए आपने फूड ऑर्डर किया, खाना खाया, आपने नीचे का प्लेट फेंक देंगे हम के। जो कभी देखना आपकी पहले के लोग, जो गांव के लोग हैं ना, मैं आपको बता दूं कि आज भी मैं बड़ा सम्मान करता हूं हमारे गांव की तमाम प्रथाओं का, तमाम चीजों का बड़ा सम्मान करता हूं। पहले मैं छोटा बच्चा था तो सोचता था कि गांव के लोग जो है वो देखो कितने गरीब होते हैं, कि ये पत्तल में जो जो पत्तल होती है, गांव में पत्तल चलती है बेटा, है ना, हाँ, जो बड़ी बड़ी थालियां प्लेट, वो शहरों में क्या होता है, मुंबई में यदि पार्टी करेंगे डिस्पोजेबल प्लेट देंगे, आप बड़े होटल में करोगे तो आपको वो चीनी मिट्टी का प्लेट देंगे, बाद में साफ हो जाएगा उठ के। लेकिन कई बार क्या होता है, डिस्पोजेबल बॉक्स यूज करते हैं, यूज करो फेंक दो उसको, ठीक है, प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं। लेकिन गांव के अंदर आज भी शादी विवाह होता है, कोई फंक्शन होता है, तो वो पत्तल यूज करते हैं, ढाक के पत्ते होते हैं, वो के ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ढाक के पत्ते होते हैं, उन पत्तों से वो बकायदा जो है कटोरी बनाते हैं, उससे वो थाली बनाते हैं, उस पत्तल पे सर्व करते हैं, वो एकदम इको फ्रेंडली है। खाना खाने के बाद पत्तलों को फेंक दिया तो पत्ते हैं, सड़ जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। के गांव के लोग आज भी जो है वो, गांव के लोग इन्वायरमेंट के लिए जाने अनजाने बहुत कुछ कर रहे होते हैं, सारा कुछ बर्बाद किया है शहरी लोगों ने। अर्बन लाइफ ने सब कुछ जो है वो सुविधाओं को खोजा उन्होंने, अब गांव में शहर में पत्तल कहां से लाओगे, ये बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन यदि उसी पत्तल को हम बोले ना, वही पत्तल जो है यदि शहरों में इस्तेमाल होने लगे तमाम फंक्शन के दौरान, पैकिंग के दौरान, तो मैं कह रहा हूं आपसे कि बड़े मात्रा में सॉलिड वेस्टेज जो है वो खतरा काफी हद तक टल जाएगा। लेकिन बात वही है कि आज हम अपने जो है, मैंने कहा ना कि कुछ भी सामान, चाहे हमने एक बैटरी सेल डाल रहे हैं, कि हमारे पास एक टॉर्च है, टॉर्च में सेल डाला, तो सेल की पैकिंग को खोला हमने, सेल डाला, अब वो पैकिंग फेंक देंगे हम। तो वो सब ऐसे जो है इकट्ठा था, चाहे आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, आपका स्टोर हो, दुकान हो, आपकी स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह पर आपको सॉलिड वेस्टेज देखने मिलते हैं। और ये सारे आप क्या करते हो, आप अपने कमरे में, आप अपने जो है कचरे के डब्बे में डालते हो। आपके कचरे का डब्बा जो है वो फाइनली उसका कचरा जो है वो कोई कचरे वाला को ले आके आप बाहर, या तो कचरा यहाँ पे कूड़ा घर होता है वहां डालाते हो आप जाके के, या कचरा इकट्ठे करने वाला लेके चला जाता है आपसे। मुंबई में क्या होता है, लोग आपके घर घर में आते हैं, सुबह सुबह नॉक करते हैं और कचरे की थैली लेके चले जाते हैं। तो वो कचरे की जो थैली घर में दिन भर में निकलती है ना, वो सॉलिड वेस्टेज है वो, ठीक है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्टेज में क्या क्या शामिल है बेटा, इसमें शामिल होता है म्युनिसिपल, मतलब जिसके लिए नगर निगम काम करती है, लोग काम करते हैं, सफाई साफ सफाई की जिम्मेदारी उसकी होती है। तो इसमें पेपर, फूड वेस्टेज, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर, टेक्सटाइल के जो कुछ भी आपने फेंका कचरे के अंदर, कोई फटा हुआ कपड़ा फेंक दिया आपने, वो भी सॉलिड वेस्टेज में आ गया। वॉटएवर के जो कुछ भी आप फेंकना चाहेंगे आपके, वो सब कुछ सॉलिड वेस्टेज के अंदर आ जाएगा वो, ठीक है। देखिए आप ना, और लोग क्या करते हैं, अब आपने कभी ये भी देखा होगा आपने कि शहरों के आसपास या कहीं पे कचरा, कोई भी सिटी होती है उसके आसपास थोड़ा बाहर निकलेंगे तो किसी एक सड़क के किनारे आपको बड़ा सारा कचरे का ढेर मिलेगा और उसमें आग लगी होगी, उसमें के कोई ना कोई जला रहा होगा। कई लोगों की हैबिट होती है, कचरा इकट्ठा करते हैं घर के बाहर लेके उसे जला देते हैं उठ के, और जलाने से क्या होता है कि वो कॉम्पैक्ट आता है, वो कचरा जो है वो कम होता है। लेकिन जो टॉक्सिक गैस निकलती है वो आपके एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेट करती है। कई बार केमिकल जो टॉक्सिक केमिकल जमीन मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं वो, तो खतरा टला नहीं है, वो केवल जलाने पे कचरा कम दिखाई पड़ता है हमको, ठीक है। बर्निंग रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट, के जला देने पर वेस्ट का वॉल्यूम कम हो जाता है। ऑल्दो इट इज जनरली नॉट बर्न टू कंप्लीशन, कभी भी ये पूरी तरह से जल नहीं पाता है। और जो ओपन डंप होते हैं, जो खुले में कचरा डाल दिया आपने के बड़ा ढेर कचरे कर दिया, तो उससे क्या होता है, उससे वहां पे चूहे पनपते हैं, मक्खियां पनपती हैं यहाँ पे, और चूहों के लिए वहां पर जो है वो रहने की बेहतर जगह आती है। और चूहे कई सारी बीमारियों का कारण होते हैं, याद रखिए, चूहे जो है वो प्लेग का कारण बन सकते हैं। प्लेग का जो रेड फ्ली होता है, जीनोफिला चियोप्सिस, वो उस पर एक बैक्टीरिया ग्रो करता है उसके अंदर, उसे बोलते हैं पास्चुरेला पेस्टिस। के पास्चुरेला पेस्टिस जो होता है, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया होता है जो प्लेग नामक गंभीर बीमारी का कारण बनता है, और ये रेड फ्ली के ऊपर में पाया जाता है, और रेड फ्ली चूहों के ऊपर रहते हैं, ठीक है। चूहे जो है लेप्टोस्पायरोसिस का कारण बन सकते हैं। तो चूहे जो है वो कई बड़े न्यूसेंस हो सकते हैं, चूहे जो है वो आपके नॉर्मल जो है नॉर्मल घरों के लिए। तो वो सब कुछ कहां पनपता है, ये पनपता है कहां पर, ये इन ओपन डंप्स में कचरा पड़ा होता है उसमें पनपता है। कई तरह की मक्खियां, जहरीली मक्खियां भी यहां पर पनपती हैं, ठीक है।
तो अब क्या किया जाए, तो अब जो है शहरों में एक उपाय खोजा गया कि भैया एक काम करो, सारा शहर का सॉलिड वेस्ट एक जगह पर इकट्ठा करो। भोपाल में भी बाहर निकलेंगे आप, अयोध्या बाईपास रोड पे जाएंगे भोपाल में, तो आपको वहां पे कचरे का एक ढेर दिखाई पड़ेगा और एक अजीब सी गंध आएगी, और उसको वहां पर जो है कई मशीनें काम कर रही होंगी जो कचरे को डंप करती हो। इंदौर में भी ऐसा ही है। हर बड़े शहर में यदि आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर जो है वो सॉलिड वेस्टेज को डंप करने की व्यवस्था की गई है और लैंडफिल्स तैयार किए गए। मतलब जमीन के अंदर बड़ा सा गड्ढा करते हैं और उस गड्ढे में क्या करते हैं, उस गड्ढे में सॉलिड वेस्टेज को कॉम्पैक्ट करते हैं, रोलर चलाते हैं, उसके ऊपर रोलर चलाते हैं, उसको प्रेस करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं और उसकी लेयर को वो दबा देते हैं जमीन के अंदर। ठीक है, ये सॉलिड वेस्ट इसे बोलते हैं, लैंडफिल बोलते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कि आपको दिखाई पड़ रहा है ये एक रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे लोग बाग रहते हैं और ये लोग बागों का एक काम है कचरा पैदा करना। ठीक है, मतलब यूज करेंगे कुछ ना कुछ कचरा तो प्रोड्यूस होगा, और ये कचरा जो है वो अब शहर से बाहर एक जगह पर देखिए, ये लैंडफिल वो एरिया जहां पे कचरे को दबा दिया करके, ये ऐसे करके इसको लेयर्स में दबा देता है। तो एक के बाद एक लेयर दबती चली जाती है इसमें, और एक लैंडफिल जब फुल हो जाता है तो दूसरा बाजू में दूसरा गड्ढा खोद लेते हैं वो। ठीक है, तो व्हाट इज दिस सैनिटरी लैंडफिल, क्या होते हैं? तो मैंने आपसे कहा कि सैनिटरी लैंडफिल क्या होते हैं। बेसिकली एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि एक वेस्ट वाटर डिस्पोजल की वो लोकेशन होती है जहां पर उसको कंप्रेस करते हैं और एक के ऊपर एक अर्थ के ऊपर, जैसे हमारी अर्थ है ना, उस पर हम इसकी परत जमा रहे हैं, समझ लो कि एक छोटा सा मतलब क्या होता है कि हमने कुछ स्क्वायर फीट का या कुछ बड़े हिस्से में हमने एक गड्ढा खोदा, उसमें हमने एक लेयर बिछा दी सॉलिड वेस्टेज किट के, दूसरा लेयर कर दिया, एक के ऊपर एक जमा, मतलब हम उस सॉलिड वेस्टेज का पूरा माउंटेन तैयार कर रहे हैं धीमे धीमे। एक लेवल के बाद वो ऊपर तक भी आता है, वो फिर दूसरा गड्ढा खोद लेते हैं। ठीक है, तो वास्तव में देखें तो मैंने आपसे कहा ना कि ए सैनिटरी लैंडफिल इज ए वेस्ट डिस्पोजल लोकेशन। एक सैनिटरी लैंडफिल एक जो है वो अवशिष्ट पदार्थों को डिस्पोज करने की जगह होती है, वेयर लेयर्स ऑफ कंप्रेस्ड गार्बेज इज कवर्ड विद लेयर्स ऑफ द अर्थ, के जहां पे जो गार्बेज होता है उसको दबा दिया जाता है और उसके ऊपर से मिट्टी को भुरक दिया जाता है ऊपर। ठीक है ना, व्हेन द फैसिलिटी रीचेस एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ एंड इज फुल, ए कैप इज यूज्ड टू क्लोज, के जब ये लैंडफिल पूरा भर जाते हैं तो एक कैप से इसको क्लोज कर दिया जाता है इसको के। क्लियर, और ये बड़ी कॉमन मेथड होती है आजकल, लेकिन इसके कई सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, देखिए आप ऐसे बनते हैं सिटी लैंडफिल। देखिए आपने कि एक प्रकार से जमीन से नीचे करके हमने गड्ढा बनाया हमने, और वहां पे हम सॉलिड वेस्टेज को डाल रहे हैं, रोलर से प्रेस कर रहे हैं। आप देखिए प्रेस करते हुए एक मशीन जा रही है उसमें, और उसको प्रेस करते ऐसे ऐसे लेयर में जमाते रहते हैं। पूरा भरा जाएगा तो ऊपर उसके जो मिट्टी भरक देंगे इसको और उसको पैक कर देंगे, दूसरा गड्ढा खोद लेंगे बाजू में। ठीक है, sanitary landfills were adopted as a substitute for open burning dump। अब देखो मैंने कहा ना आपसे कि ओपन डंप रखोगे चूहे पनपेंगे, मक्खियां होंगी उसमें के, जला दोगे तो उससे पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा उससे, और टॉक्सिक केमिकल मिट्टी में मिल जाएंगे। तो बेहतर तरीका यह है कि उनको जब मिट्टी में कॉम्प्रेस करके दबा दिया जाए। इन ए सैनिटरी लैंडफिल वेस्टेज आर डम्प्ड इन ए डिप्रेशन, एक गड्ढे में उसको, डिप्रेशन मतलब गड्ढा नीचे धसा हुआ हिस्सा जमीन का, और ट्रेंच में इसको जो है वो कॉम्पैक्ट करके अंदर दबा देते हैं, और रोज उसके ऊपर मिट्टी की एक मिट्टी होती है। देखिए जब गड्ढा खोदोगे तो मिट्टी तो निकलेगी, है ना, गड्ढा खोदा, कंप्रेस किया, वेस्टेज को अंदर किया, ऊपर मिट्टी को भरक दिया ताकि उसका वेस्टेज बाहर निकल ना जाए। तो ऐसे करके वो लगातार उस पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, लैंडफिल आर आल्सो नॉट रियली मच ऑफ ए सॉल्यूशन since the amount of garbage generation especially in the metro has increased so much that the cities these sites are getting filled to के। अब मुंबई है, अब मुंबई का यदि पूरा कचरा यदि आप लैंडफिल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो आपको बता दूं मैं कि कई किलोमीटर बड़े हिस्से में आपको करें, कुछ स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से में आपको दबाना पड़ेगा वो, और हर रोज वो है उतना कचरा फिर इकट्ठा हो जाएगा वो। तो कोई बड़ा सॉल्यूशन अभी भी नहीं मिला है यहाँ पे। और दूसरी बात है कि इन लैंडफिल्स में कई सारे, आपने क्या किया, कचरे को कॉम्पैक्ट किया और दबा दिया। जब बरसात का पानी गिरे आएगा उसमें तो वो कचरे में से पानी गुजरता हुआ नीचे आएगा, तो कई सारे टॉक्सिक केमिकल, अब कॉम्पैक्टेशन से क्या हुआ है कि टॉक्सिक केमिकल भी कॉन्सेंट्रेट हो चुके हैं वहां पर, और वो टॉक्सिक केमिकल पानी में घुलेंगे और वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल तक जाएगा वो। तो देखिए also there is danger of seepage of chemical from these landfills polluting the underground water resources, के जो पीने वाला पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, कुएं का पानी है, वो सब पॉल्यूटेड हो जाएगा इससे। क्योंकि ये कहां से आया, इमेजिन करते हैं बेटा हम कि देखिए ये अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है, ये आपका जमीन का ऊपरी हिस्सा है। यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने बनाया हुआ, ये आपने यहां पर आपने बनाया हुआ है, ये आपने लैंडफिल बनाया हुआ अपने, ये आपका लैंडफिल वाला हिस्सा हट के, इस लैंडफिल में आपने कचरे को आपने दबा दिया यहाँ पे। ठीक है, जब रेनी वाटर, बारिश का पानी बहता हुआ आया, इसमें ऊपर से पानी नीचे गिरा, तो ये वाटर जो है वो धीमे धीमे पर्कुलेट होता हुआ इस अंडरग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंचेगा। ठीक है, और इसको ये पॉल्यूटेड कर देगा। ये भी एक बड़ा खतरा होता है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये कि बाकायदा अखबार में कहा गया, न्यूज आया इसके बारे में कि कोई भी लैंडफिल जो है वो सेफ नहीं है, कि देयर इज सिंपली नो सच थिंग एज सेफ लैंडफिल। कोई भी लैंडफिल जो है वो सेफ नहीं है, चाहे कितने ही बैरियर लगा लीजिए, कितनी इसमें पाइप लगा लीजिए, क्योंकि हर बार जो है रिस्क ये है कि आपने क्या किया, आपने जो कचरा है उसको अपने मिट्टी के अंदर दबा दिया है, और वो कचरा दबाते दबाते एक दिन आपकी जमीन कम पड़ जाएगी, कचरा पूरी मिट्टी को कवर कर चुका होगा, और उस कचरे के कारण जो है वो कई सारे टॉक्सिक केमिकल अंडरग्राउंड वाटर टेबल में जा चुके होंगे। के तरीका केवल सिर्फ इतना भर है कि कचरा कम ही पैदा किया जाए। मतलब यह है कि आप ऐसे कचरे को उत्पन्न करें जो बायोडिग्रेडेबल हो के, जो अपने आप नष्ट हो जाता हो, जिसके लिए आपको इतना लंबा चौड़ा प्रक्रिया ना करना पड़ता, टॉक्सिक केमिकल जिसके अंदर ना होते हो के, वो तरीका है इसमें। अदरवाइज नहीं तो होगा ये कि जो सॉलिड जो अभी आपके लैंडफिल्स हैं उनसे देखिए, मैंने बताया ना आपको कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, कैसे देखिए कैसे जो है वो एनारोबिक जो है वो जोन है, उसके अंदर जो है वो जो कचरा दबा दिया है, धीमे धीमे सड़ेगा कचरा, वो सड़ के जो है उसके टॉक्सिक केमिकल भी नीचे जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि आपका जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए तरीका बस वही है, अवेयरनेस। आपको भी गौर करना, अभी बहुत सारे जो है वो कंपनीज ने क्या किया है, अपने जो पहले मल्टीपल लेयर्स इस्तेमाल करते थे पैकिंग के लिए, उन्होंने अब लेयर्स की संख्या कम कर दी है। चाहे बिस्किट का पैकेट हो, पहले के जमाने में पार्ले जी बिस्किट के लिए आप खोलते थे ना, पार्ले जी बड़ा कॉमन बिस्किट है, तो उस पार्ले जी बिस्किट खोलने पर अंदर पहले बिस्किट का रैपर निकालते थे, फिर अंदर एक बटर पेपर की लेयर होती थी उसमें, ठीक है, उसको निकालते थे, फिर बिस्किट निकाल। अब सीधा आप पैकेट खोलते हैं, बिस्किट बाहर आता है उसमें के। तो एक्चुअली में अब धीमे धीमे जो लेयर्स की संख्या भी कंपनीज कम करती चली जा रही है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है कचरे का सेग्रीगेशन करना जरूरी है। आज हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा जो वेस्टेज है, सॉलिड वेस्टेज है, उसको 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल, जो अपने आप धीमे धीमे प्रकृति में नष्ट होता है, केले का छिलका हुआ, आपका पत्ते हुए, मैंने आपको बताया था, पत्तल का एग्जांपल दिया था। तो कई चीजें से पेपर हुआ, तो कई चीजें ऐसी होती है जो अपने आप डिग्रेड कराती है, वो सबसे अच्छा है। जो प्रकृति में नष्ट हो रहा है वो सबसे अच्छा है। कारण उसके पीछे ये है कि उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, वो वापस से उस मिट्टी में जाके मिल जाएगा और वो दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा। कुछ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वेस्टेज, ठीक है, ऐसे वेस्टेज जैसे प्लास्टिक है, Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. कैन है, टीन के कंटेनर हुए, आप पेप्सी मिलता है कैन में से, थम्स अप की बात करें, कैन यूज करते हैं कई लोग, तो कैन हुआ आपका, प्लास्टिक वेस्टेज हुए, ये हजारों वर्षों तक, कई हजार वर्ष तक भी धरती में पड़े रहेंगे, नष्ट नहीं होंगे। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनके ऊपर कोई माइक्रोब काम नहीं करता है। ये ऐसा कचरा है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ये सबसे बड़ा खतरा है अर्थ के लिए। तीसरा कैटेगरी हमने बोला रिसाइकलेबल। चलिए कोई बात नहीं, कई बार मान लीजिए हमको जो है वो, अब कुछ चीजें ऐसी जहां पर हमको प्लास्टिक का इस्तेमाल ही करना है, टीन का इस्तेमाल ही करना है, तो क्या करें, हम रिसाइकलिंग करें इसके, कि मतलब हम नया कचरा, हम उस कचरे को उठाएं, उसको रीप्रोसेस करें, दोबारा अपने लिए काम की चीजों को प्रोड्यूस करें, फिर वो कचरे में जाएंगी, फिर उसको उठाएं, फिर दोबारा रिप्रोड्यूस करें, तो उतना ही कचरा लगातार मैनेज होता चला जाएगा और नया कचरा इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर। जैसे देखिए मैंने कहा ना आपसे कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का मतलब क्या होता है बेटा, ये इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, बैक्टीरिया हुए, फंजाई हुए, इसको वो डिकम्पोज करते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल कचरा जो होता है उसमें डिकम्पोजिशन होता है, उसको हम आसानी से हटा सकते हैं हमके। दूसरा, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, जो होते हैं उन पर बैक्टीरिया, फंजाई, डिकम्पोजर काम नहीं करते हैं। ये वो कचरा होता है जो लगातार इन्वायरमेंट में इकट्ठा होता चला जाता है उठ के, तो इनको आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं आपके। और जो रिसाइकलेबल होते हैं वो सबसे बढ़िया होते हैं। आप देखिए एरो, वो बता रहा है आपको कि आपके सुपरमार्केट से आपने कुछ खरीदा, आपने मान लीजिए एक आपने मिल्क की बोतल लिया, आपने उस बोतल को, आपने मिल्क को यूज किया, बोतल को फेंक दिया आपने, वो रिसाइकलिंग में गया, कचरे से इकट्ठा किया, छाटा गया, उसको हटा के जो है उसको दोबारा से तैयार किया गया, फिर से जो है उसको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट किया गया, उससे जो है फिर नया फिर से बोतल बना उसमें। तो लगातार मतलब सेम
सेम चीज बार बार बन रही है, उससे तो उससे क्या हो रहा है बेटा, उससे हो ये रहा है कि आपका नया कचरा इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वही कचरे को आप जो है वो इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, वो रिसाइकलिंग एट के। मुंबई के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर एक अभियान छिड़ा के, और उस स्वच्छ भारत अभियान में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया शिल्पा शेट्टी को के। तो शिल्पा शेट्टी को जो है गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप लोगों को अवेयर करें। मुंबई के अंदर, चूंकि शिल्पा शेट्टी मुंबई में रहती हैं, जहां मैं रहता हूं उसी घर से थोड़ा दूरी पर जो है उनका घर है। यहाँ पे जैसे मेरा जहां घर है साउथ मुंबई में, तो ये भी साउथ मुंबई में रहती है, तो हार्डली 500 मीटर या 1 किलोमीटर पे इनका घर होगा। तो शिल्पा शेट्टी जो है वो वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग मुंबई में लगे हैं, यदि आपकी दुकान के बाहर कचरा पाया गया, आपके घर के बाहर कचरा पाया गया, कचरे का ढेर पाया गया, तो शिल्पा शेट्टी आपके घर आ सकती हैं और आपको जमकर डांट लगा सकती हैं, और उसका वीडियो बनेगा, और वो वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, वो वीडियो जो है वो पब्लिक डोमेन में जाएगा, दिखाएंगे लोग कि इनको डांट पड़ी। ठीक है, सच्चाई बता रहा हूं। तो लोगों को बड़ा, लोगों ने कहा शिल्पा शेट्टी के साथ फोटो खिंचाना या वीडियो में आना अच्छी बात है कि लोगों को बॉम्बे में हालांकि सेलिब्रिटी का लोग उतना जैसा बाकी शहरों में क्रेज है, उतना क्रेज होता नहीं होगा। यहाँ पे आपको सड़क पे लोग कई सारे मिल जाएंगे आपको, आप किसी मॉल में जाएंगे वहां आपको 4-5-6 टीवी स्टार, फिल्म स्टार 1-2 आपको मिल जाएंगे। आपको बड़े स्टार की बात नहीं कर रहा मैं कि आप सोचे कि भैया ऐसे आप सब्जी लेने गए तो आपको सलमान खान बाजू में थैली लेके मिल गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये कि आपको मॉल में हुआ, बड़े हाई एंड रेस्टोरेंट में आपको ये लोग देखने मिल जाते हैं। लेकिन तब भी जो है, चूंकि आप शिल्पा शेट्टी घर पर आके आपको डांटना शुरू कर दे, वीडियो बन जाए उसका, तो वो वीडियो वायरल भी हो जाए वीडियो, तो आप क्या करेंगे भाई, सिर नीचे झुका के खड़े रहेंगे वीडियो में। तो इसलिए लोगों को बचकर, और लोगों को उन्होंने अवेयर किया उसके लिए। हालांकि कुछ दिन अभियान चला, अखबार में भी आया के, और तो ये इन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा सिंपल सा है कि आपने घर के सामने आप 2 तरह के डस्टबिन रखिए, एक ब्लू और ग्रीन के। मतलब ग्रीन के अंदर आपको जो भी गीला, जो भी ऐसा मटेरियल है जो गीला है, उस गीले को आप ग्रीन में डालिए आप, और सूखे को आप ब्लू में डालिए, ताकि सेग्रीगेट करने में आसानी हो। कई बार लोग क्या करते हैं कि जो लिक्विड कचरा है, कुछ वेस्टेज, उसको उन्होंने सॉलिड में डाल दिया उसके साथ के, तो उसको छांटने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए जो है वो, चूंकि जो रिसाइकलिंग को ठीक से कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला भाई 2 तरह के डब्बे रखो आप, एक रखो आप जो है वो ब्लू और एक ग्रीन के, ग्रीन फॉर गीला, ठीक है, एंड बाकी सब नीला। ये स्वच्छ भारत अभियान में जो है ब्लू ग्रीन प्लीज लिया गया, प्लेस लिया गया, और जो लोगों को अवेयर किया गया इसके लिए। ठीक है, मैं कहता हूं आपसे कि मुझे देखिए, यदि आप मुझसे पूछेंगे कि आप क्या सोचते हैं गवर्नमेंट के बारे में, तो मैं ये बोलूंगा कि गवर्नमेंट ने कुछ काम तो बड़े अच्छे किए, कि उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को उन्होंने कहा, और लेकिन बात इतनी सी है कि क्या आप चाहते हैं कि आपके घर मंत्री झाड़ू लगाने आए? ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। कि आपको वो इंडिकेटिवली उन्होंने बताया आपको कि आपको अपने देश को साफ रखना है, ताकि फॉरेनर बाहर से आके आपके कचरे के ढेर की पिक्चर लेकर ये ना बतलाए बाहर कि भारत ऐसा है। बाहर से विदेशी लोग आते हैं, इटालियन लोग आते हैं, फ्रेंच लोग आते हैं, अमेरिकन आते हैं, जापानीज आते हैं, आपके कचरे के ढेर पे एक कुत्ता चढ़ा हुआ कचरा खा रहा है, एक भिखारी पास में बैठा हुआ है, उसका फोटो ले आके दिखाते हैं, द ग्रेट इंडिया छप जाता है यहाँ पे, इंडिया इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, द एंटायर कंट्री लाइक दिस। जब मूवी बनती है तो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी बनती है, झुग्गी झोपड़ी दिखाते हैं। एंड ये फॉरेन के जितने डायरेक्टर आते हैं ना, इनको पूरे इंडिया में कुछ नहीं दिखाई पड़ता, इनको झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया दिखाई पड़ता है। ये कैमरा लेके स्लम एरिया में घुस जाते हैं, और स्लम एरिया में जो है वो गरीब लोगों को देखकर उनको शूट करते हैं, और उन पर मूवी बना के लोगों को जो है वो बताते हैं कि इंडिया एक्चुअली ऐसा ही है। डिस्कवरी वाले जब जाएंगे तो क्या करेंगे, वो साउथ इंडिया के किसी रिमोट एरिया में पहुंचेंगे, वहां पे कोई लोग शादी कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, के दिखाएंगे कल्चर, देखो ऐसा है, ये इंडिया है, मतलब यही इंडिया है, जानवर है, इंसान है, मुर्गा मुर्गी घूम रहे हैं घर के बाहर, गाय बैल घूम रहे हैं, ये इंडिया है। नेवर, वो कभी हमारे अच्छे पक्ष को दिखाना नहीं चाहते हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, मैं कहता हूं कल्चर दिखा रहे हैं, वहां तक तो ठीक है कि भाई हमारा इंडियन कल्चर दुनिया में महान कल्चर में से एक है, लेकिन आप जब हमारे कचरे के ढेर को दिखा रहे हैं तो आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, और उसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं। तो कचरे का ढेर सामने लगा के बैठे हैं हम लोग, घर के बाहर कचरा तो पड़ोसी की प्रॉब्लम है, अपना कचरा पड़ोसी के घर में भेज दिया, तेरी प्रॉब्लम भाई नहीं। जब तक हम हर आदमी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, मेरी गाड़ी में भी मैं जो है ब्लैक पॉलिथीन डस्टबिन रखता हूं गाड़ी के अंदर भी, ताकि मेरे बच्चे कभी कचरा सड़क पे बाहर ना फेंके, और कभी कभी करते भी हैं तो डांट पड़ती है उनको। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सब लोगों की है। प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, प्रधानमंत्री अवेयर किए आपको, बताया आपको कि ऐसा करना है आपको, बाकी तो अब आपको करना है बेटा। ठीक है,
चलिए, तो अब हमने क्या कहा, अब एनसीईआरटी पर लौट के आते हैं। आप बोलोगे कि सर आप तो बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देते हो इसमें। एक्चुअली बेटा देखो, सिंपल सी बात है, ये चैप्टर दिया ही इसलिए गया एनसीईआरटी में कि टीचर इसको आपके अंदर तक उतार दे, इसलिए चैप्टर को दिया गया एनसीईआरटी में। नहीं तो एनसीईआरटी के पास पूछने को बहुत चीजें थी, ठीक है, समझ गए ना आप। एनसीईआरटी ऐसे लिखी गई है कि आपके आत्मा को भी टच करती हो। एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी वो ऐसी बुक है जो आपको आपके अंदर वैल्यूज को भी इंसर्ट करती है, इसलिए चैप्टर भी किस प्रकार दिए गए। ये बात अलग है कि एनसीईआरटी को हम खाना पूर्ति में निपटा दे तो बात अलग होती है, लेकिन यदि इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं इसको अब, तो ये बहुत कुछ सीख देती है आपको। जितनी बातें हमने सीखी है सब एनसीईआरटी की लिखी बातें हैं, ठीक है, छिपी हुई एनसीईआरटी के अंदर, ये इनको एक्सप्लोर करना जरूरी था। ए सॉल्यूशन to all this can only be human being becoming more sensitive to these environment। अब जो मैंने आपको बताया सब कुछ अभी, ये सब यही तो लाइन का मतलब है उसका कि भाई हम अपने इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए मोर सेंसिटिव बने। अब रटेंगे थोड़ी, इस लाइन को रटने का क्या मतलब है कि ह्यूमन बीइंग बिकम मोर सेंसिटिव। यार क्या रट रहे हो, ये तो उतारने की चीज है अपने अंदर कि ये नहीं होना है, ये परमिटेबल नहीं है। ये हमको, हमारे देश में कोई फॉरेनर आएगा तो वो ये बोलेगा कि देखो ताजमहल कितना साफ है, कितना अच्छा है, ताजमहल के में इतना इस लेवल का अपना एनवायरनमेंट रखिए कि ताजमहल में जो है वो, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ताजमहल देखने जाते हैं तो उसके पहले हमको जो है हजारों लीटर पानी से ताजमहल धोना ना पड़े, साफ ही रहना चाहिए वो। क्यों, हम ट्रंप से कम इंपॉर्टेंट है क्या? यदि हम ताजमहल देखने जाएंगे तो क्या हम ट्रंप से कम इंपॉर्टेंट है? हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमको भी साफ ताजमहल दिखना चाहिए, तब क्यों साफ नहीं करते आप? ट्रंप के पहले हजारों लीटर पानी साफ करते हैं आप उसको, कि ट्रंप के दिमाग में आना चाहिए, अरे वाह दीवार खड़ी कर दी कि गरीबी ना दिखाई पड़े गुजरात के आसपास की, वहां पे स्लम ना दिखाई पड़े। क्यों भैया, देश को आप अंदर से चेंज कीजिए ना, दीवारें मत खड़ी कीजिए, झुग्गियों में पक्के घर में कन्वर्ट कीजिए। बात किसी को बुरी लग सकती है ये बात मेरी जो मैं कह रहा हूं आपसे, लेकिन मेरे को ये जो है ना एक पक्ष को छिपा देना, ये मुझे बिल्कुल नहीं भाया के। मैं वही कहता हूं आपसे कि हमारा पूरा, और ये जिम्मेदारी मैं कहता हूं, फिर कह रहा हूं आपसे, ये जिम्मेदारी केवल और केवल गवर्नमेंट की नहीं है, हमारी है। हम उस एरिया में लोगों को अवेयर क्यों नहीं करते हैं? लोग खुद अवेयर होना क्यों नहीं चाहते हैं? लोग अपनी दशा को सुधारना क्यों नहीं चाहते हैं? क्यों हम अपने आसपास गंदगी, मैं कहता हूं स्लम एरिया जो है ना, स्लम एरिया में भी लोग सोच लेना कि हमें गंदगी नहीं करनी है, हमको मैनेज करना है इसको, दे कैन मैनेज थिंग्स। मुंबई में भी एक स्लम एरिया, धारावी का बड़ा स्लम एरिया जो है, वहां पे भी कई सारे हिस्से ऐसे स्लम के जिसको वेल मैनेज कर रखा उन लोगों ने। तो वो अवेयरनेस, देखिए मैं कह रहा हूं कि अमीरी गरीबी एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन साफ सफाई का संबंध इस चीज से नहीं है। व्यक्ति चाहे तो खुद अवेयर है कि अपनी और आसपास की सफाई रख सकता है, यही तो सेंसिटिविटी है बेटा। और क्या सेंसिटिविटी है, ठीक है। ऑल वेस्टेज दैट वी जनरेट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। इस पर बात किया अभी हमने, ठीक है। अब देखिए, आपको कई बार आपको ऐसे सीन देखने मिल जाएंगे, आपको यहां कचरे के ढेर में कुछ बच्चे होंगे जो कचरा बीन रहे होंगे, गरीब बच्चे होंगे जिनको पढ़ने को स्कूल नहीं मिला है, ऐसे बच्चे होंगे जो घर छोड़ के भाग गए हैं, ऐसे बच्चे होंगे जिनका घर में बहुत गरीबी है, माँ बाप जो है वो ये कोई तो है नहीं है, या है तो वो जो है शराब के नशे में है, कोई मजदूरी करते हैं, मतलब बहुत ही आपको ऐसी हालत में देख जाएंगे बच्चे आप। और कई बच्चे आपको रेलवे स्टेशन में मिलेंगे जो नशा करते रहते हैं, अलग अलग तरह का केमिकल सूंघ रहे होते हैं। कभी गौर करना, यदि हम इन छोटे बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, इनको यदि हम जैसे भटकने से नहीं रोकेंगे, इनके लिए कुछ नहीं करेंगे ना, तो भारत में आप, इंडिया में आप छोटे बच्चों को में यू आर कल्मिनेटिंग क्रिमिनल्स ग्रेजुअली, ठीक है। क्या करेगा आदमी, इसके उसको रिसोर्स ही कुछ नहीं है। हालांकि ये छोटे बच्चे जो कचरा बीन रहे हैं ना, ये इनको हम कई लोग इनको है दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये बच्चे इन्वायरमेंट के लिए इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं, दे आर डूइंग ग्रेट वर्क फॉर द एनवायरमेंट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चों से कचरा बिनवाना चाहिए, क्लियर कर लीजिए, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि बाहर के देशों में कचरा सेग्रीगेशन करने के लिए मशीनें होती हैं और प्लांट्स होते हैं, ट्रेंड स्टाफ होता है। भारत में ये छोटे बच्चों की मजबूरी है कि ये प्लास्टिक के डब्बे इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करके कचरा इकट्ठा करते हैं, 25-50 रुपए कमाने के लिए उसको कबाड़ी वाले को बेच के आते हैं, कबाड़ी वाला उसको फिर आगे बेचता है, उसको ग्रेन्यूल में कन्वर्ट करते हैं। हालांकि दे आर प्लेइंग ग्रेट रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल, दे आर प्लेइंग ग्रेट रोल के। ये किसी भी व्यक्ति जो कारपोरेट है,
जो बड़ी कंपनी चला रहा है, टाटा, बिरला, अंबानी, कोई भी, वहां के कारपोरेट लोगों से कम नहीं है किसी भी दृष्टिकोण में, क्योंकि यदि आप इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप पाएंगे कि ये वो हैं जो पृथ्वी को साफ रखने में हेल्प कर रहे हैं, दैट द इन्वायरमेंटल वॉरियर्स। ठीक है ना, ठीक। हालांकि ये बात इतनी है कि इनका बचपन, इनका जो पढ़ना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, जो उन्हें परिवार के साथ खुश रहना चाहिए, परिवार की खुशियां इनको मिलना चाहिए, त्यौहार को मनाना चाहिए, कोई इनका बर्थडे मनाना चाहिए, दे फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग। आप सोच लीजिए कि ऐसे बच्चे बहुत बड़ी संख्या में, और सबसे बड़ी बात तो ये कि सेंसिटिविटी नहीं है हम लोगों को, संवेदनशीलता नहीं है हम लोगों को। हम क्या करें इसके लिए? हमको लगता है कि हमारी लड़ाई अपनी है, हमारी लड़ाई अपनी है के अलावा इस पूरे समाज की लड़ाई है हमारी, कि ये जो बच्चे सड़क पर क्यों घूम रहे हैं, इनको स्कूल क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों इनको नहीं मिल रहा है, क्या इनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, क्या उसी आदमी को मिलेगा सब कुछ जो बहुत बड़ा होगा, या जो नेता होगा, जो अधिकारी होगा? क्यों ऐसा है? इस देश में जन्मे हर नागरिक को सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। जो टैक्स है उस टैक्स का इस्तेमाल जो है आपके मजे के लिए नहीं होना चाहिए, उस टैक्स का इस्तेमाल जनता के विकास के लिए होना चाहिए। ऐसे बच्चों की शिक्षा पहली प्रायोरिटी है। चलिए, ये तो मेरा पर्सनल मुद्दा, मेरे को बड़ा दिल दुखता है, इसलिए चार बातें आपको बोलता हूं कि हो सकता है आप में से कोई कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाए, आप में से कई कल को कोई आदमी बहुत बड़ा आदमी बन जाए, तो कम से कम मेरी चार बातें बेटा दिमाग में, दिल में रखना हमेशा, क्योंकि देखिए कोई वक्त किसी ने नहीं देखा कि आप ही आने वाले समय भारत का में कुछ करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। दुनिया के सबसे अच्छे नागरिक, सिटीजन मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे कमांडोज हैं, दे विल चेंज दिस इंडिया ग्रॉसली। छोटे मोटे लेवल पे नहीं करेंगे आप, निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर आप काम करेंगे और आप जो है वो चीजों को बदलाव की दिशा में लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए अब वापस लौट के आते हैं एनसीईआरटी पे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल गार्बेज जनरेटेड इज सॉर्टेड, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी कचरा जनरेट हो रहा है उसको सॉर्टिंग किया जाए। उसका सॉर्टिंग करने का मतलब है उसमें से सॉलिड वेस्टेज को अलग किया, उसमें से जो रिसाइकलिंग हो सकती है इनकी उन्हें अलग किया जाए, जिनकी रिसाइकलिंग नहीं हो सकती है, जो बायोडिग्रेडेबल है उनको अलग किया जाए। तो बायोडिग्रेडेबल कचरा जो है उसकी चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं, वो खत्म हो जाएगा अपने आप के। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसमें से किस किस की रिसाइकलिंग हो सकती है उसको रिसाइकिल करना है, बाकी कचरे को फिर हमको तरीके से ठिकाने लगाना है। ठीक है, तरीके से उसको हमें हटाना है, वहां से डिस्पोज करना है। What we can reused और रिसाइकल्ड शुड बी सेपरेटेड आउट, जिसका हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको हमें सेपरेट करना होगा। हमारे कबाड़ी वाला जो होते हैं, जो प्लास्टिक की पन्नी बिना रेग पिकर होते हैं, दे डू ए ग्रेट जॉब फॉर सेपरेशन ऑफ मटेरियल फॉर रिसाइकिल। के सोचिए कि आज कबाड़ी वाले को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वो कबाड़ी वाला व्यक्ति है, के हम बोलते हैं वो प्लास्टिक की पन्नी बिकने है, उसको कोई मान सम्मान नहीं। सड़क पे जो साफ करता है उसको भी मान सम्मान नहीं। मैं कहता हूं हर आदमी के काम का सम्मान कीजिए, उसको बराबर रिस्पेक्ट दीजिए, उसको भी आप जो है वो प्यार से बात कीजिए। कोई आदमी जो है वो बुरा नहीं होता है, उसके आसपास की परिस्थितियां बुरी होती है इसलिए वो बुरा व्यवहार करता है। ठीक है, हमें आसपास की परिस्थितियों को ठीक करना होगा और हमको जो है उनको इंपॉर्टेंस देना सीखना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो कचरा बीनने की प्रथा चली आ रही है वो चलती रहे। इसका मतलब सरकार को, गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड यूज रोबोट फॉर द सीवेज टैंक क्लीनिंग। बंबई में हर साल जो है वो बड़े मैन होल को क्लीन करने के दौरान कई लोगों की डेथ जाती है, वो अंदर डूब जाते हैं उसमें, वो सीवेज सब आदमी पूरा उतरता है अंदर के। रोबोट का इस्तेमाल कीजिए, जब से जापान में वक्तव्य करते हैं कि क्यों आप हमारे टैक्स का पैसा आप अपने चुनाव प्रचार इसमें उसमें बर्बाद करते हैं। आप क्यों पैसे का इसका मिसयूज करते हैं? कि पैसे का आप सही इस्तेमाल कीजिए, आप वो लोगों की ह्यूमन लाइफ की वैल्यू कीजिए, अस्पतालों को सुधारिए, स्कूलों को सुधारिए के, और इस प्रकार के बच्चों का जिनका बचपन खराब हो रहा है उनको मशीनें रखिए इसके लिए, सॉर्टिंग के लिए आप बाकायदा एक टीम बनाइए, आपके एडल्ट लोगों को काम दीजिए, बाकायदा गैजेट्स पहने हो ताकि इनको कचरे का उनको दुष्प्रभाव ना पड़े। सिंगापुर में होता है, जैसे यूरोपियन कंट्री में होता है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे। हमें केवल यूरोपियन लोगों से कपड़े पहनना नहीं सीखना चाहिए, हमको जो है उसके अलावा बहुत सारी चीजें सीखना चाहिए जो बेहतर करते हैं वो लोग। द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन बी पुट इनटू डीप पिट्स इन द ग्राउंड एंड लेफ्ट फॉर नेचुरल ब्रेकडाउन के। तो जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं उनको गहरे गड्ढे में डाल देते हैं हम, तब वो नेचुरली जाके उनका ब्रेकडाउन हो सके। के अब जो है वो नॉन बायो दैट लीव्स ओनली द नॉन बायोडिग्रेडेबल टू बी डिस्पोज ऑफ। अब केवल नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बचता है यहाँ पे। द नीड टू रिड्यूस अवर गार्बेज जनरेशन शुड बी ए प्राइम गोल, इंस्टेड वी आर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के। तो कुल मिलाकर बात ये है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखो जो रिसाइकलिंग वाला है उसकी इतनी चिंता करनी होती है, उसको रिसाइकिल कर लेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन
जिसको रिसाइकल भी नहीं कर पा रहे हैं, जो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, तो उसको तो कम, कचरे को तो का प्रोडक्शन ही कम करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में कई जगह पर प्लास्टिक बैन है। मुंबई के अंदर प्लास्टिक बैग बैन कर दिए गए। आपको एक काम करना है, जो पहले के जमाने में हमारे दादाजी करते थे, हमारे पिताजी एक जमाने में करते थे, कि घर से जब बाहर निकलते थे सामान खरीदने के लिए तो एक थैली साथ लेके निकलते थे, उठ के बैग लेके। हमने क्या किया, हमें लगता है कि थैली साथ लेके चलना मतलब वो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता, तो इसलिए हमने बैग साथ लेना ना बंद कर दिया हमने के। हम क्या करते हैं, हम प्लास्टिक वहीं से बैग खरीदते हैं, पॉलीथीन बैग में सामान लेके आते हैं, और वही सबसे बड़ा कचरे का सोर्स है। ठीक है, तो से नो टू प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल मत कीजिए और इसको डिमोटिवेट भी कीजिए। इनफैक्ट आप यदि पैसा देकर भी प्लास्टिक बैग लेते हैं तो वो भी रॉन्ग है। कि जब मैं कभी शॉपिंग के लिए जाता हूं तो मैं हमेशा जो है वो उनसे बोलता हूं कि यदि मेरे पास बैग नहीं है तो आई ऑलवेज इंसिस्ट देम कि आई वांट ए पेपर बैग और क्लॉथ बैग के, मुझे कपड़े का बैग दीजिए या मुझे पेपर बैग दीजिए। कि यदि उनके पास कपड़े का बैग नहीं होता है तो मुझे पेपर बैग देते हैं, अदरवाइज कपड़े। और कभी एक बार क्या हुआ था, रिलायंस टाइम आउट जो है एक शॉप था, उसमें मैं गया तो मैं भोपाल की बात है, मैंने उनसे मांगा कि भाई हमको जो है पेपर बैग। उन्होंने बोला सर अलग से बैग पॉलिथीन, आपको बैग की रिक्वायरमेंट है क्या? मैंने कहा यार बैग तो मैं लाया नहीं, मेरे को बैग तो चाहिए पड़ेगा। तो उन्होंने कहा सर 60 रुपये लगेगा आपका, और 6 रुपये 6 रुपया 8 रुपये 6 रुपया 8 रुपये लगेगा तो आपको। तो मैंने कहा ठीक है। देखा मैंने कि प्लास्टिक का बैग, तो मैंने बोला तुम बैग फ्री क्यों नहीं देते हो? उन्होंने कहा प्लास्टिक का बैग नहीं मिलता, बैन है। तो मैंने कहा तुमने 8 रुपये मुझे बैग प्लास्टिक का क्यों दिया? बोला सर यही अवेलेबल है। मैंने कहा नहीं, मुझे पेपर बैग दो। बोला पेपर बैग है नहीं। तो मैंने कहा कोई दूसरा बैग ला के दो। तो फिर फाइनली उसने अंदर जाके दुकान में देखा कि एक कपड़े का बड़ा सा बैग था, उसने 100 रुपये का बैग है ये। तो आई परचेज दैट बैग। ठीक है, मैंने कहा नहीं, मैं अपने उसूलों से तो कम से कम समझौता नहीं करूंगा। मैंने उसको समझाया, मैंने लिखित में शिकायत भी किया रिलायंस के अंदर, मैंने इसका शिकायत जो है मिनिस्ट्री में भी किया कि, और उसके बाद जो है उन्होंने फाइनली पेपर बैग को लॉन्च किया, उन्होंने पेपर बैग को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपनी शॉप के अंदर। ठीक है, तो ऐसा कई बार क्या होता है, हम थोड़े एक्टिव रहते हैं, हमें लगता है कि गलत हो रहा है, क्योंकि अरे आप मुझसे चाहिए, आपने बोला प्लास्टिक बैग नहीं मिलेगा फ्री, अच्छी बात है, मैं लेता भी नहीं आपसे, लेकिन जब मैं पैसा दे रहा तो आपको पेपर वाला बैग दो कम से कम। नहीं तो पॉल्यूशन से लड़ने का फायदा क्या हुआ? आप मेरे 8 रुपए में गया और पॉल्यूशन भी उतना ही कर दिया मैंने, क्यों करूं ऐसा? तो प्लास्टिक बैग को हमें यूज को कम करना होगा। बैठ के घर से बैग लेके निकलिए, जस्ट पिक एनी रेडीमेड पैकेट ऑफ एनी गुड क्वालिटी ईटेबल। कुछ भी ले, आप बिस्किट लें, कुछ चिप्स लें, कहीं लें, तो आप पाएंगे कि आपको कई बार मल्टीपल पैकिंग लेयर देखने मिलती है आपको। के तो उसमें कम से कम एक लेयर ऐसी होगी जो प्लास्टिक की लेयर होगी उसमें के, और ये जो लेयर होती है, आज हमारे दूध की सप्लाई भी प्लास्टिक बैग में होती है के। तो आज हम देखें तो आप देखिए दूध की थैली जो है सबसे बड़ा कारण है दूध की थैली, लेकिन करें तो क्या करें? प्रॉब्लम यह है कि दूध की थैली का भी करें तो क्या करें? तो आपको बता दूं मैं, दूध की थैली भी इकट्ठी होती है और उसको भी जो है रिसाइकलिंग के लिए दे दिया जाता है। तो उसको दूध की थैली को आप सड़क पर ऐसे कचरे में फेंकने के बजाय उसको इकट्ठा कीजिए, साफ करके इकट्ठा कीजिए, धो के इकट्ठा कीजिए, उसको रिसाइकलिंग के लिए दे दीजिए, तो वो रिसाइकल होकर नया थैली बन जाता है उसका। ठीक है, थैली नहीं बनता, उससे कुछ दूसरे प्लास्टिक बैग्स में आते हैं जिसका हम यूज करते हैं कचरे के लिए, इकट्ठा करने के लिए। तो पॉली बैग का यूज हमको बेसिकली कम करना पड़ेगा। के देखिए आप, सिंपल सी बात है कि आज हमको जो है वो, तो कहने का मतलब ये है कि आज हमको प्लास्टिक के यूज को कम करना पड़ेगा यहाँ पे के। तो ये सब कुछ क्योंकि प्लास्टिक्स दे आर कंट्रीब्यूटिंग heavily to environmental pollution. State government across the country are trying to push the reduction in the use of the plastic and use ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग। के मुंबई के अंदर भी जो है वो प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया गया काफी हद तक। के अभी यहाँ पर मालूम है, यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पे मैं नाम भूल रहा हूँ, कुछ इन्होंने नाम दिया है इसके लिए। तो जो है कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो सड़क नॉर्मल घूम रहे होते हैं, एक उनके पास में आई कार्ड होता है और वो आपने प्लास्टिक का बैग लेके निकल रहे हैं तो आपको रोक लेंगे, बोलेंगे कहाँ से लिया आपने कहा इस शॉप से लिया, हमने शॉप पे साथ चलेंगे, 2 मिनट शॉप से लिए, कार्ड दिखाएंगे साहब मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हूँ। आपने बोला शॉप पर जाके शॉप वाले को 5,000 रुपए का फाइन, आपको 500 रुपए का फाइन कि आप प्लास्टिक का बैग लेकर निकले। शॉप वाले को बोला तू 5,000 रुपए देगा, तूने बैग कैसे भेज दिया, कैसे दे दिया? तो बॉम्बे में प्लास्टिक का बैग यूज करना पड़ता है। अब हर आदमी क्या करता है, चाहे वो फूड वाले को जो पेपर का बैग रखता है, कपड़े का बैग रखता है, बोलता भैया तुम घर से थैली लेके नहीं आए तो 50 रुपए की थैली खरीदो आप पहले तो, या 10 रुपए देके पेपर का बैग लो ताकि वो डिग्रेड हो जाए, वो अलाउड है। लेकिन प्लास्टिक बैग बैन कर दिए गए। ठीक है, तो देखिए वी कैन डू अवर बिट ऑफ कैरिंग क्लॉथ और अदर नेचुरल फाइबर कैरी बैग व्हेन वी गो टू शॉपिंग एंड रिफ्यूजिंग द पॉलिथीन। आपको खुद ही पॉलिथीन बैग को रिफ्यूज करना पड़ेगा, कि याद रखिए कि कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको खुद ही रिफ्यूज करना पड़ेगा, भैया पॉलिथीन बैग नहीं, नो।
और ये मालूम है भोपाल अपना मध्य प्रदेश में एक हिल स्टेशन है पचमढ़ी। पचमढ़ी में लोग काफी दिन से शॉपकीपर डिसाइड कर लिए, काफी दिन से प्लास्टिक का बैग नहीं देते वो लोग के, वो पेपर बैग का यूज करते हैं। लोगों को अजीब लगता है। गोवा जाइए आप, गोवा में आपको पेपर ही यूज करेंगे, प्लास्टिक बैग नहीं देंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा आप क्या देखते हैं, हम देखते हैं अस्पताल के आसपास भी कचरा होता है। कई कचरे में से आप देखिए इसके अंदर क्या, इसके अंदर बड़े खतरनाक चीज, इसके अंदर कई सारे यूज किए हुए सिरिंजेस है, इसके अंदर कई सारे, इसके अंदर ब्लड की जिसको बोतल चढ़ी तो बचा हुआ बोतल इसका ब्लड का है, तो ऐसे कई सारे पाइप है ऐसे। तो ये सब क्या, ये मेडिकल वेस्टेज है। और ये मेडिकल वेस्टेज बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें कई तरह के इन्फेक्शन से व्यक्ति को फैल सकते हैं। इसको ऐसे नहीं फेंक सकते हैं, इसको प्रॉपरली इसको जो है वो यूज प्रॉपरली इसको डिस्पोज करना होता है। और इसे डिस्पोज करने के लिए एक तरह की मशीन का इस्तेमाल करते हैं और इस मशीन का नाम होता है इंसीनेटर। इसे बोलते हैं हम इंसीनेटर। दिस मशीन इज नोन एज इंसीनेटर। ठीक है, इस मशीन को बोलते हैं हम इंसीनेटर्स। ठीक है, तो इसमें हम इसको डिस्पोज करते हैं बाकायदा। हर अस्पताल, छोटा अस्पताल इस मशीन को नहीं खरीद सकता है, रखने की कभी जगह नहीं भी होती है। तो क्या होता है, शहर में जो है कुछ बड़े अस्पतालों के पास या कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वो ऐसे इंसीनेटर को इंस्टॉल करते हैं और अस्पताल से कचरा इकट्ठा करते हैं और यहां पे लाके उसको वो डिस्पोज करते हैं पूरा। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, हॉस्पिटल जनरेट हैजार्डस वेस्ट के, हॉस्पिटल बड़े खतरनाक वेस्टेज को प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कई सारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं, कई सारे उसमें हार्मफुल केमिकल होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ऐसे वेस्टेज को हमको प्रॉपर्ली डिस्पोज करना होता है और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम इंसीनेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इंसीनेटर का यूज किस लिए होता है बेटा, हॉस्पिटल वेस्टेज को हटाने के लिए होता है। क्लियर? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और आज एक बड़ी समस्या और हो चुकी है, वो है ई वेस्टेज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज की। ये है ई वेस्टेज के, ई वेस्टेज। ठीक है, जो आपके प्रिंटर काम नहीं कर रहे हैं उन्हें फेंक दिया जाता है, जो कंप्यूटर्स काम नहीं कर रहे हैं उन्हें हटा दिया जाता है, जो मोबाइल फोन काम नहीं कर रहे हैं उन्हें हटा दिया जाता है। फाइनली ये कचरा पूरा इकट्ठा होता है और इसके अंदर कई सारे मेटल के सर्किट होते हैं, कई सारे इसमें जो है वो चिप लगे होते हैं और वो सब टॉक्सिक मेटल से बने होते हैं इनके, और ये बड़ा बड़ा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनको भी जो है वो ई वेस्टेज का जो है आज धीमे धीमे इसका खतरा बढ़ता चला जा रहा है और इंडिया बिकमिंग ए डंपिंग ग्राउंड फॉर द ई वेस्टेज। चाइना और इंडिया, मतलब ये क्या करते हैं, अब यहाँ के व्यापारी कई लोग, उनको लगता है कि लंदन में या कहीं यूके में या अमेरिका में जो है जहाज वहां से आ रहा था तो वहां से वो जो भी अनयूज कंप्यूटर है, अनयूज मोबाइल फोन है, उनको इंडिया मंगा लेते हैं, यहाँ पे लाके उसकी स्क्रैपिंग करते हैं, उसमें से मेटल निकालते हैं, उस मेटल को गलाते हैं और उसके ब्लॉक बना के बेचते हैं। लेकिन बाकी कचरा तो यहीं छूट जाता है इंडिया में। भैया आपने एक कंप्यूटर खरीदा, मान लीजिए खराब कंप्यूटर, जो लंदन से मान लीजिए वो खराब कंप्यूटर यहाँ पे आपने बुलवा लिए, कई सारे आपने 50 आपने का भी जहाज से मंगा लेते हैं, सस्ता पड़ेगा, 50-100 मंगा लिया आपने, और आपको पता उस कंप्यूटर में इतना मेटल निकलेगा, ये मेटल इतना निकलेगा, ये मेटल इतना निकलेगा। आपने कैलकुलेट किया, आपने कहा कि हम मंगाएंगे, मंगाने के बाद मेटल निकालेंगे, बेचेंगे तो हमको इतना रुपए का फायदा होगा। लेकिन बाकी तो कचरा है उसमें, उस मेटल के अलावा, वो तो आपने अपनी कंट्री लेके आ गया। तो कई लोग ऐसा करते हैं। देखिए, irreparable computers and other electronic goods are known as electronic wastage or e-wastage. E-wastage are buried in landfill और incinerated के, तो इनको तो इंसिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है, हटाया जाता है उनको, या उनको लैंडफिल में दबा दिया जाता है। ओवर हाफ ऑफ द ई-वेस्टेज जनरेटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, सोचिए, देखिए पढ़िए ध्यान से क्या लिखा है आपको, जो मैं कह रहा था वही बात लिखी के, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, मतलब ब्रिटेन की बात करें हम, अमेरिका की बात करें हम, जर्मनी की बात करें हम, के जो भी डेवलप कंट्री हैं, वहां से यूरोपियन कंट्री हुए, वहां से ये मटेरियल कहां आता है, वो डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, चाइना में आता है, इंडिया में आता है, पाकिस्तान में आता है। यहां पर से उसमें से मेटल निकालते हैं, कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकेल, गोल्ड को रिकवर करते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस में। लेकिन दादा बाकी तो कचरा है सारा, वो अपनी कंट्री लेके आते हैं। थोड़े से पैसे के पीछे हम इतना सारा कचरा अपने यहां लेके, वो अपना कचरा टिका रहे हैं आपको और हम लेके आ रहे हैं कचरे खुशी खुशी। Unlike developed countries which have specifically built facilities for recycling of e-wastage, recycling in developing countries are often involve manual participation, thus exposing worker to toxic substance present in the e-wastage. के हमारे यहाँ पे खोलेंगे, धीमे धीमे तोड़ेंगे, तो आदमी लोग इन्वॉल्व करते सारे। जबकि डेवलप कंट्री में क्या होता है, जब उनको ई वेस्टेज ठिकाने लगाना होता है तो वो मशीनें इस्तेमाल करते हैं, मशीनों में उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं पूरा उठ के। वहां पे इसे देखिए, आपको बता दूं मैं, जहां मैं बीकेसी में भी जो है मेरे ऑफिस के आसपास ही एक जगह, यहाँ पे वो आदमी पुरानी कारों को खरीदता है, पुरानी कारों का सब कंपोनेंट को तोड़ ताड़ के मेटल निकाल के बेच देता है वो। एक तरीके से वो ऐसा कहते हैं कि एक एडवांस कबाड़ी वाला है। सारा काम में देखता हूं कि 10-25 लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं यूएसए में क्या होता है कि डंप यार्ड होता है,
पुरानी जो कार है, जिस कार का लाइसेंस कैंसिल हो चुका, वो रिन्यू नहीं होगा, उसको आप डंप यार्ड में छोड़ के आ जाइए। वहां पर जो है वो मशीनें होंगी, मशीन उस कार को स्क्रैप कर देंगी, पूरा स्क्रैप करेंगी, मेटल को पिघला लेंगे, पिघला के इसको बाहर निकाल देंगे, फिर मेटल को रीयूज कर लेंगे वो लोग। वैसे ही करते हैं। हमारे यहाँ भी मेटल रीयूज होती है, लेकिन उसके दौरान बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ, चूंकि बीकेसी में कॉर्पोरेट ऑफिस है बड़े बड़े, यहाँ पर बिल्डिंगों में जो कांच की सफाई होती है ना, जो बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, लोग लटक रहे होते हैं, लोग जो है वो रस्सी से लटक के एक सीढ़ी ऐसा रस्सी तो पकड़ के लटक होते हैं और बाहर से कांच साफ कर होते हैं। इतना ऊंचा 25 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है, उसमें 24वीं मंजिल पर आदमी जो लटका हुआ 25 वहां पर साफ कर रहा है कांच को बाहर से। महीने में एक बार सफाई होती है ताकि कांच विजिबिलिटी ठीक रहे। मैंने कभी नहीं देखा कि यूरोपियन कंट्री में ऐसा कर रहे हैं। दे यूज रोबोट्स, दे यूज दी, ये आदमी भी कर रहा है तो सेफर टेक्नोलॉजी, सेफर डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, बाकायदा लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि आदमी को रस्सी पर टांग के भेज दिया यहाँ पे। तो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू तो समझनी पड़ेगी हम लोगों को कि जनसंख्या ज्यादा है इसका मतलब थोड़ा आदमी को मरने छोड़ दो। जनसंख्या ज्यादा होने का मतलब ये है कि भैया उसका सही से इस्तेमाल कर लो पॉपुलेशन का। Recycling is the only solution for the treatment of e-wastage provided it is carried out in environment friendly manner। के बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज का रिसाइकलिंग करना एक बेहतर तरीका है, वही एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है इसका, लेकिन उसको इको फ्रेंडली मैनर में करना पड़ेगा ताकि टॉक्सिक केमिकल्स हमारे एरिया में, हमारी धरती में ना मिले वो। ठीक है, अब एक केस स्टडी की बात करेंगे यहाँ पे हमके। यहाँ पर हम देखेंगे बेटा एक प्लास्टिक वेस्टेज का केस स्टडी देखेंगे हम। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं अहमद खान और उनके ब्रदर हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जो है वो बात बेंगलोर की, कि बेंगलोर में जो है वो वहां पर जो है वो प्लास्टिक को बैन किया गया यहाँ पे, और उसके चलते क्या होगा, प्लास्टिक के यूज को कर्टल किया गया, कम किया गया कि भाई प्लास्टिक इस लेवल से ऊपर, इतने माइक्रोन से ऊपर की कम की प्लास्टिक का आप यूज नहीं करेंगे। आपके प्लास्टिक यदि यूज करेंगे तो ऐसा प्लास्टिक यूज करेंगे जो रिसाइकलेबल हो, जो रिसाइकलेबल नहीं है वो प्लास्टिक आप यूज नहीं कर सकते। तो इन लोग दोनों भाइयों की क्या थी, प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग की फैक्ट्री थी, इनको बड़ा नुकसान हुआ, इनको लगा कि, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई पर्सनल नुकसान बात समझ में आती है, लेकिन हम जो कर रहे थे काम अब तक उसने हमारे इन्वायरमेंट को बड़ा डैमेज किया है, कुछ करना पड़ेगा हमें प्लास्टिक्स के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लास्टिक्स का अपनी इंडस्ट्री का थोड़ा मॉडल चेंज किया इन्होंने, और इन्होंने जो है इन्होंने जो है देखिए, नंबर 1 इनका प्राइमरी काम था प्लास्टिक बैग्स को बनाने का। तो इन्होंने प्लास्टिक बैग को बनाने का जो भी सरकार की लिमिट थी कि इतने माइक्रोन से ऊपर का प्लास्टिक बैग जो रिसाइकलेबल हो वही चलेगा बेंगलोर के अंदर, इन्होंने वो बैग बनाए। ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी प्लास्टिक प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में उसको कैसे डिकम्पोज किया है, इसके लिए तरीका खोजा इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो प्लास्टिक्स के बैग, जो प्लास्टिक है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, उसको उन्होंने परचेस करना शुरू किया। जितने भी कबाड़ी वाले हैं, जितने भी रैक पिकर हैं, सबने इनको प्लास्टिक प्रोवाइड करना शुरू किया, और इन्होंने उस प्लास्टिक के दाम भी अधिक दिए। जो कबाड़ी वाला कम दाम देगा, इन्होंने बोला नहीं हम प्लास्टिक बैग लेके आओ, ज्यादा दाम देंगे तुमको, दाम लिए। उसके बाद उसको उन्होंने ग्रेन्यूल में कन्वर्ट किया, और ऐसे ग्रेन्यूल में कन्वर्ट किया जिसको मिलाकर जो है डामर में मिलाओगे और रोड बनाओगे तो रोड अधिक टिकाऊ बनेगा। सड़क ऐसी बनेगी जो नॉर्मल रोड की तुलना में 3 गुना अधिक उसकी लाइफ रहेगी। वाटर रिपेलेंट सड़क रहेगी कि पानी जो है वो सड़क को खराब नहीं करेगा। देखिए न्यूज है ये, न्यूज का स्क्रीनशॉट है। बैंगलोर क्रिएट्स रोड्स फ्रॉम प्लास्टिक, के बैंगलोर में प्लास्टिक से सड़कें बनाई जा रही हैं। देखिए जो वेस्टेज उससे रोड बनाने में इसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, have led 2000 किलोमीटर ऑफ रोड्स यूजिंग 10,000 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन बैंगलोर। बैंगलोर में देखिए रोड भी ऐसा बना है, बिल्कुल अमेरिकन रोड के समान, एकदम बेहतरीन रोड। ठीक है, जो न्यूयॉर्क वगैरह आपको जो अच्छे रोड दिखाई पड़ते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो वैसा रोड बना यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री के समान। रोड की लाइफ अधिक। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे तो कुछ लोगों की जिंदगी रोड बनाते बनाते कट जाती है कि कोई ठेकेदार है, एक सड़क को बनाया, एक उसने आधा किलोमीटर की सड़क बनाई, फिर टूट गई, फिर रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला उसे, फिर रिपेयर कर रहे हैं, फिर टूट गई। हर बारिश के में सड़क टूटती है, हर बारिश सड़क को सुधारते हैं कि भैया ऐसी कैसी सड़क बनाते हो कि हर 6 महीने में सड़क टूट जाता है। लेकिन है, चल रहा है सिस्टम वो, लेकिन इनकी सड़क लंबे समय टिकाऊ सड़क थी। ठीक है, देखिए अब ये कौन थे, ये मिस्टर के अहमद खान, के फाउंडर ऑफ के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इनके ब्रदर हैं मिस्टर रसूल खान। इन दोनों ने देख पाया कि जो प्लास्टिक को लेकर प्रोटेस्ट हुआ दुनिया भर में, पूरे कंट्री के अंदर प्लास्टिक को बैन किया गया, इससे इनको बड़ा नुकसान हुआ उसको, कि इनको इकोनॉमिक बड़ा लॉस हुआ। लेकिन इन्होंने फाइनली सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम जो है वो इस प्लास्टिक का कोई अल्टरनेट यूज करें। हालांकि प्लास्टिक बैन करने से उन्होंने कहा कि जो है हमको जो लॉस हुआ वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इन्वायरमेंट को जो हमने लॉस करवाया अब तक, जो प्रॉब्लम इन्वायरमेंट से हो रही है, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा।
ये भी देखा इन्होंने कि इनके पास जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यदि हम प्लास्टिक का प्रोडक्शन कम बंद कर देंगे तो एम्प्लॉयज कहाँ जाएंगे। वो तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इस फैक्ट्री का एक दूसरा हिस्सा भी शुरू करते हैं जहां पर हम प्लास्टिक को रिसाइकल करके यहाँ पे जो ऑलरेडी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसका हम कुछ ऐसा इस्तेमाल करें जो लोगों के लिए काम का हो। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी क्या लिखता है। ए प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर, प्लास्टिक की थैली बनाने वाले मैन्युफैक्चरर बेंगलोर के अंदर मैनेज टू फाइंड द आइडियल सॉल्यूशन फॉर एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिक वेस्टेज। ठीक है, अहमद खान 57 ईयर ओल्ड व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है वो तकरीबन 20 साल से प्लास्टिक की थैलियों को बनाने का काम कर रहे थे वो, और लगता है अबाउट 8 ईयर्स को 8 साल पहले उन्होंने रियलाइज किया कि प्लास्टिक बैग जो है वो एक वैसे एक बड़ी प्रॉब्लम है। और रियलाइज इसलिए भी किया क्योंकि लोगों ने प्लास्टिक का विरोध करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो एक पॉली ब्लेंड नाम का उन्होंने एक इन्वेंशन किया। उन्होंने एक फाइन पाउडर बनाया उन्होंने जो प्लास्टिक को जो है वो जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसको वो रिसाइकल करते हैं, और उससे एक फाइन पाउडर को प्रोड्यूस किया। उस पाउडर को पॉली ब्लेंड कहा गया। ठीक है, और इस पॉली ब्लेंड को जो है वो डामर जो होता है, विटोमिन जो डामर कोयला जो होता है उसके साथ उन्होंने इसको मिक्स किया सड़क बनाने के लिए। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में इनकी हेल्प किया। आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड ने और बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन से उन्होंने बात किया, तो आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया थोड़ा, और बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन इनको परमिशन दिया कि आप इसको मिला सकते हैं। कि फाइनली बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन ने लॉन्ग टर्म विजन को रखा। इन्होंने जो है वो पॉली ब्लेंड को बिटुमेन को मिला के सड़क को बनाया उन्होंने, और पाया कि ऐसा रोड जो है वो अधिक टिकाऊ होता है, उसकी लाइफ जो होती है वो फैक्टर 3 से बढ़ जाती है, तब 3 गुना उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और ऐसे जो है वो आज जो है वो पॉली ब्लेंड जो होता है उसका इस्तेमाल बेंगलोर में कई सड़कों को बनाने में किया गया। तो एक रॉ मटेरियल के रूप में इसका यूज किया गया इसमें। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब क्या हुआ कि इतना बड़े यानी अब पॉली ब्लेंड की डिमांड इतनी बड़ी, सोचिए आप पॉली ब्लेंड की डिमांड इतनी बड़ी कि इसको बनाने के लिए इन्होंने बाकायदा अहमद खान के लोगों ने घर घर जाके लोगों से बोला, इनके स्टाफ ने, कि भैया प्लास्टिक बैग जो है वो हमको चाहिए। ठीक है, आप प्लास्टिक को अलग रखिए, हमको दे दीजिए। ठीक है, जो प्लास्टिक बीनने वाले लोगों को बुलाया गया, उनको बोला गया कि भाई तुम कहाँ बेचते हो, तुम सस्ता मत, तुम 40 पैसा पर केजी मत बेचो, इसको हम तुम्हें 6 रुपए किलो में लेंगे। ठीक है, दाम देखिए कितना गुना दाम बढ़ा दिया उसका। तो लोगों ने कहा रे 10 से 15 गुना दाम बढ़ गया। तो जो लाइफ थी, जो रेग पिकर थे, उनको भी थोड़ा पैसा अधिक मिला। और चूंकि पॉली ब्लेंड की डिमांड लगातार बढ़ रही थी, इन्होंने तो इनके एरिया में जो बेंगलोर, जहां भी बेंगलोर था, उसमें प्लास्टिक के वेस्टेज सड़क पे पड़े दिखना ऑलमोस्ट बंद हो गए उठ के। तो तकरीबन ये 2002 तक की बात है जब लिखा गया एनसीईआरटी यूजिंग इसके। अभी तो काफी लंबा रोड बन चुका है, उसमें मैंने आपको फिगर दिखाए थे। यूजिंग खास टेक्निक by the over 2002 more than 40 किलोमीटर ऑफ रोड इन बैंगलोर हैज ऑलरेडी बीन लेड। ठीक है, एट दिस रेट खान जो है वो बड़ी जल्दी प्लास्टिक वेस्ट बैंगलोर के अंदर से खत्म हो जाएगा यदि इस प्रकार से पॉली ब्लेंड का प्रोडक्शन चलता रहा। ठीक है, तो आप सोचिए कि एक चीज को इनोवेट किया इन्होंने, अपनी पूरी फैक्ट्री को उन्होंने अलग दिशा दिया उन्होंने, और प्लास्टिक की प्रॉब्लम से निपटा उन्होंने, और कहा कि रोड तो हमेशा प्रेजेंट रहनी है, सड़क तो बननी है, सड़क के बगैर तो आपका काम नहीं चल सकता है, तो सड़क को बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि कई बार क्या होता है, कई बार समस्या से एक समाधान निकल के आता है। तो अहमद खान के सामने एक समस्या थी, उन्होंने उसका एक समाधान निकाला, और वो पहले से ज्यादा नाम भी कमाया। 20 साल से थे प्लास्टिक की थैलियां बना रहे थे, एनसीईआरटी में नाम नहीं आया था, लेकिन उस प्लास्टिक की थैली से निपटने की कोशिश की उन्होंने, और पॉली ब्लेंड को उन्होंने खोज निकाला। आज एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं उनको। सैल्यूट टू अहमद खान। ऐसे और लोग चाहिए देश के अंदर जो ऐसे परिवर्तन जो कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल दी बेस्ट। के तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे बेटा, हम जो है वो आगे के दूसरे इश्यूज पर बात करेंगे पॉल्यूशन में। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखा बेटा चैप्टर में, और सीखना जारी रखिए, और इंप्रूव होना भी जारी रखिए। ऑल दी बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.